भी आदमी को समझने में 3-4 साल का समय लगता है, वो प्रोसेस अब हम कैसे पूरा करेंगे आपके बिना, ये समझ से बाहर होता जा रहा है। रीजन क्या है? मैं शुरू से एक बात कहता आया हूं हमेशा कि हम सब लोग वो मतवाले हैं जो 1857 की क्रांति में शायद बिछड़ गए होंगे और दोबारा से आए हैं अपने वतन को आजाद करने के लिए, जिस को समझ आया हुआ है कि अभी हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे घुस जाते हैं। इस बात को आगे पूरा करने से पहले एक आपत्ति दर्ज करा दूं मैं अपने व्यवस्था वाले साथियों को के प्रति। हमारे मोर्चे में किसी भी ट्रेनिंग के अंदर बैकड्रॉप में किसी का फोटो नहीं होता है। ये हमने फेसबुक पे, अपने फेसबुक पे लगाने के लिए बनाया था, उसी का बैकड्रॉप बना दिया है। तो मैं गुजारिश करूंगा सब साथियों से कि ये बैकड्रॉप उतार दिया जाए। इसको उतार दो और वो जो बैकड्रॉप के लिए है वही वाला लगेगा इसके अंदर। इसको बिल्कुल उतार दो, बाद में कहीं लगना होगा, फाड़ दो इसको बेशक। ये असल में क्या है कि ये इसको फाड़ो, फाड़ो, ऊपर रह जाएगा बस वो जनता सरकार मोर्चा। ये ठीक है, अब ठीक है। सिर्फ जनता सरकार मोर्चा ही महत्वपूर्ण है, नथिंग मोर देन दैट। किसी व्यक्ति का फोटो हमारे यहां अलाउड नहीं है इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि हम व्यक्ति आधारित व्यवस्था में नहीं जा रहे हैं। हम किसी करिश्माई बदलाव की तरफ नहीं जा रहे हैं कि एक व्यक्ति बदलाव करेगा और उस व्यक्ति को महिमा मंडित किया जाए। ये बात आपको बहुत गौर से समझनी है। बहुत से साथी आते हैं, सम्मान से, आदर से पैरों की तरफ हाथ करते हैं। जनता सरकार मोर्चा में कोई भी आदमी पैर नहीं छुएगा जब तक वो आप उसको जानते नहीं हो और आपसे उम्र में बड़ा नहीं है। ठीक है? क्लियर हो गई मेरी बात? सब तक पहुंच रही है ना? देखो, आप किसी को गुरु धारण कर लो और वो आपको शिष्य धारण कर ले, आप तब छूइएगा। आपके माता पिता हैं, उनके पैर छूइएगा। आपसे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके छूइएगा, लेकिन ऐसे आपस में नहीं। ये अपना काम नहीं है। यहां हम एक परिवार के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। यहां अगर कोई संबोधन करेगा, अगर मुझसे कोई बात करेगा, बहुत से लोग सर सर सर, मेरी एक बात सुनिए, सर नहीं बोलना है। आप उम्र में, मैं आपसे छोटा हूं तो बेटा बोलिए, बड़ा हूं तो चाचा बोलिए, बराबर का हूं तो भाई बोलिए, छोटा भाई बोलिए, बड़ा भाई बोलिए, आपकी मर्जी है। पर हम यहां अपना एक परिवार बना रहे हैं तो अपने परिवार को हमने आगे बढ़ाना है। पॉइंट क्लियर है? सहमति है? आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं? बात समझ में आई मेरी? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये आपको नहीं करना है, क्योंकि जो लोग नए आए हैं उनको नहीं पता है। उन्हीं को बताने के लिए मैं ये कह रहा हूं। पुराने सभी साथियों को मालूम है। हम यहां, मतलब हमारा यहां आने का एक सिंपल सा पर्पस है, उसको आप समझिए कि हमने आपको यहां 3 दिन क्यों बुलाया है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए निकले घर से कि देश बदलना है। हमने कहा षड्यंत्र बहुत बड़ा है, समझाने के लिए कम से कम 3 दिन का समय चाहिए। साथियों ने कहा आज 3 दिन का किसी के पास समय नहीं है। मैंने कहा यदि 3 दिन का समय सुनने का नहीं है और बैठने का डिसिप्लिन नहीं है, इकट्ठा होकर काम करने की हिम्मत नहीं है, समझ नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन तो छोड़िए, उसके बारे में बात भी करना बंद कर दीजिए। व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता, समय ही नहीं है। जब हमारे पास समय ही नहीं है, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए तो समय तो चाहिए कम से कम। आपको कुछ करने के लिए घर से तो निकलना पड़ेगा। तो भाई समय हमारी रिक्वायरमेंट है और हमें उन्हीं लोगों की जरूरत है जिनके पास समय है, जिनके पास हमारे पास यदि अपनी बातचीत करने के लिए समय नहीं,
आपके पास बात को सुनने के लिए समय नहीं, तो फिर भाई व्यवस्था परिवर्तन असंभव है। ये एकदम क्लियर बात है, हमको एकदम स्पष्ट है। साफ है ना आवाज? ओके ना? हाँ ठीक है। दूसरा, मैं इस बात पे भी कम कर लिया, थोड़ी कम कर दो भाई, इको कम कर दो, इको कम कर दो। अभी देखिएगा ज्यादा कम ना हो जाए। मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल पाऊंगा, बल्कि मैं ज्यादा में नहीं बोल पाऊंगा। ये यात्रा जब मैंने शुरू की थी, जनता सरकार मोर्चा बनाकर आगे बढ़कर गांव में, हर गांव में या जहां भी लोग बैठे हैं मुद्दों को समझने वाले, उनसे मिलने की, इस यात्रा से पहले मैं इस समाज के सभी प्रबुद्ध, सभी बुद्धिजीवी, सभी समाज सेवी, सभी पॉलिटिशियंस, सारी पार्टियों के नेताओं से जाकर के मिल चुका हूं। सबको जाकर के हाथ जोड़ा कि भाई ऐसे ऐसे करके इस देश के अंदर हालात चल रहे हैं और हमको इसके लिए गांव के लेवल पर काम करना पड़ेगा। जितने भी लोगों से मैं मिला, वहां से जो नतीजा निकला वो था नील बटे सन्नाटा। मैंने देखा कि इन लोगों की जो, ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते थे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि या तो वो जो कर रहे हैं उसके अलावा उनके पास मतलब किसी और काम को देने के लिए, किसी और विजन को देने के लिए समय नहीं है, या फिर वो मसले को समझना ही नहीं चाहते, जितना कर रहे हैं उतना बहुत मानते हैं अपनी बात। इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि जो लोग पहले से किसी खास मिशन में नहीं लगे हैं, या जो लोग इस मसले को समझते हैं, जो इसी एंगल से सोचते हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा। और ऐसे हीरे जो हैं वो सड़क पर तो खिंडे हुए मिलेंगे नहीं, वो तो ऐसे लाना पड़ेगा जैसे खदान से हीरे चुन करके लाए जाते हैं, जैसे खोद करके लाए जाते हैं, जैसे सोना निकाले जाता है कि 1000 किलो मिट्टी में से 1 ग्राम सोना निकलेगा। जिस मिट्टी में भरपूर सोने की मात्रा बोली जाए, वहां 1000 किलो मिट्टी में से 1 ग्राम निकलता है। तो इसका मतलब मुझे उस लेवल पर, माइक्रो लेवल पर काम करना पड़ेगा। और यही सोचकर फिर हमने समाज में उतरने का निर्णय लिया और आज हम 60वीं ट्रेनिंग में बैठे हैं, जब इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। 60वीं ट्रेनिंग, और ये कोई छोटी बात नहीं है कि भाई 59 ट्रेनिंग देश के अलग अलग हिस्सों में हमने तब की है जब हमारे पास उन कार्यक्रमों को करने के लिए एक फूटी कौड़ी जेब में नहीं है। सारा का सारा काम हमने अपने साथियों की मदद से किया, समाज की मदद से किया। चाहे हमने ताल कटोरा के कार्यक्रम किए हो, चाहे हमने करनाल की रैली की हो, कुछ भी किया हो, किसी उद्योगपति की आज तक हमने मदद नहीं ली, किसी से हमने बड़ा चंदा आज तक नहीं मांगा और ना ही हम मांगने वाले हैं भविष्य में भी। हम सब लोग, आप सब लोगों की मदद से ही सब कुछ करना चाहते हैं। तो तैयार हो? हैं? अब ये मुझे स्पष्ट हो गया कि भाई कोई और तो करेगा नहीं, तो जिस जिसको बात समझ में आई है पहले उनको ढूंढ कर लाते हैं। अब आप ढूंढने के बाद आप लोग आ गए। आज से पहले के जो 59 ट्रेनिंग्स में आए हुए लोग हैं वो आपके साथ जुड़ गए और एक बड़ा कारवा बन गया। तो हम एक पहली लेयर बनाना चाह रहे हैं जो गांव में जाकर के गांव के लोगों को इस व्यवस्था के बारे में बताने का काम करेगी, या जनता सरकार मोर्चा से पहले से जो लोग विचारों से जुड़े हुए हैं उनको जोड़ने का काम करेगी। तो मैं यदि फौरी तौर पर आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो इस काम में अपने मोर्चे की मदद करना चाहते हैं, या इस अपने मोर्चे की मदद करना चाहते हैं, कितने लोग हैं आप में से? तो सारे ही हैं ऑब्वियसली, वरना घर से आप उठ करके आते हैं। अब आपको क्या करना है इन 3 दिनों में? 3 दिनों में आपको सबसे पहले
अपना टीम लीडर ढूंढ लेना है। ढूंढ सकते हो? हम आपको मैकेनिज्म देंगे। अभी ये दिन खत्म होने से पहले हम आपको मैकेनिज्म देंगे, और रात खत्म होने से पहले आपको आपका टीम लीडर पता होना चाहिए। यानी कि आप किसकी टीम में हो। अब मुझे एक बात बताना भाई, जरा थोड़ा ध्यान से बताना। जिन नेताओं के पास या जिन लोगों के पास मैं 10 साल पहले गया था और 8 साल पहले गया था, उनका समाज में ठीक ठाक योगदान है, मतलब अपने लेवल पर। और मोर्चे के प्लेटफॉर्म पे यदि वो आना चाहते हैं तो उनको सीधा स्टेज दे दिया जाए, या फिर जो मोर्चे में पहले से जुड़े लोग हैं उनके साथ जोड़ा जाए। हाँ जी, ये लोग इस बात के लिए कितने लोग सहमत है कि उनको सीधी स्टेज दी जाए? नहीं दी जाए? किसी को नहीं मिलने वाली है। अगर इस प्रदेश का कोई पूर्व मुख्यमंत्री भी आकर मोर्चे की स्टेज पर बैठना चाहेगा, स्टेज नहीं मिलने वाली है उसको। क्लियर है? यहां जो व्यक्ति इस मोर्चे में काम कर रहा है वो मोर्चे की कौन सी टीम का हिस्सा है? यदि उस मोर्चे की टीम के 30 के 30 लोग, यानी एक टीम में हमारे पास 30 लोग हैं। कितने लोग हैं? 30 के 30 लोग यदि चाहते हैं कि वो व्यक्ति यहां से इस ग्रेड पे आ जाए कि भाई आज जुड़ा था, 30 लोगों में जुड़ा, 30 लोगों के साथ बैठकर बात करके उसने साबित कर दिया कि उसका तजुर्बा वहां बैठे हुए लोगों से ज्यादा है, तो वो अपने आप लीडरशिप दे देंगे उसे। मोर्चे की लीडरशिप तो मिल नहीं रही है उसको, तो 30 लोगों की लीडरशिप मिल रही है। फिर वो अगले 30 लोगों में शामिल हो जाएगा। वो 30 लोगों से भी अगर टैलेंटेड है, वो 30 लोगों को भी उसको अपना नेता चुनने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है? अब यहां से आने के बाद मोर्चे के जो टॉप के 30 लीडर्स हैं, यदि वो 30 लीडर्स भी अपने आप उसको अपना लीडर मान लेते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चलना पड़ेगा कहां से? पीछे से, लाइन से। क्लियर है? इतनी अकड़ मैं आपके भरोसे पे कह सकता हूं ना, किसी को भी बोल सकता हूं ना, किसी को भी बोलूंगा आपके भरोसे। क्योंकि मैं ये कह रहा था कि भाई हम तो चले घर से मरने के लिए, सही बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि ये ऐसा काम है, इसमें आप ये तो मान ही नहीं सकते कि आपको ये जो सम्मान मिल रहा है ये थोड़ा मोटे दिनों का है, ज्यादा समय का नहीं है। मुझे जो टेंशन थी ना सबसे ज्यादा, वो ये थी कि यार किन लोगों के लिए मरा जाए, ऐसे लोग तो ढूंढ लो भाई, कम से कम समाज में ये तो तसल्ली हो हमें कि हम किन के लिए मर रहे हैं, वो वाकई ऐसे लोग हैं कि नहीं जिनके लिए मारा जाए। तो अब मोर्चे के पास ऐसे हजारों हजार लोग हैं जो जिनके लिए अब मरा जा सकता है। एंड वेलकम टू दैट क्लब। आपका स्वागत है सच में। इस यात्रा के बाद, इस 3 दिन के बाद, सबसे पहले आपने ये तय करना है, एक दो बातें हैं जो आपको तय करके जानी है यहां से। पहला नंबर, आपका टीम लीडर कौन है। दूसरा नंबर, आप इन 13 मुद्दों में से 13 के 13 उठाना चाहते हो या कोई एक मुद्दा चूज करना चाहते हो। जल, जंगल, जमीन, जानवर, रोटी, बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खाप, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। आप इसमें से कौन सा मुद्दा उठाना चाहते हो, किस मुद्दे पर काम करना चाहते हो, ये आप तय करोगे। ये दूसरे नंबर पर आपको काम करना है। हो जाएगा यहां से जाने के बाद। तीसरे नंबर पर हम जो अगली कॉल देंगे 1000 लोगों की, अगली बार हम ओपन कॉल बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। आज ओपन कॉल का हमने देख लिया यार, पहले से ही हमारे पास जितना स्पेस है ये सारा भर चुका है, और अभी तो आपसे ज्यादा लोग तो अभी लाइन में है, अभी आ रहे हैं। हमको ये टेंशन हो रही है हम कहां बिठाएंगे उनको। तो अभी हम ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं कि हमको वहां उस पर्टिकुलर काम के लिए 750 लोग चाहिए, तो 750 लोगों से कम्युनिकेशन कैसे करना है। हमें इस पर्टिकुलर काम के लिए 150 लोग चाहिए, तो 150 कौन से लोग हैं। तो आपके पास उस पर्टिकुलर फील्ड में करने के लिए क्या है ये आप बताओगे। यानी
आप बोल सकते हो, यानी स्टेज आपको स्टेज पे जाने का शौक है, आपका वो पूरा होगा। जितने मर्जी वक्त बोलना चाहते हो, कोई टेंशन नहीं है। इस 3 दिन की ट्रेनिंग में ही आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। और जब आप यहां से निकलते हो उसके बाद आपके पास इतनी जगह पर आपकी वेट हो रही है ऑलरेडी पूरे देश के अंदर, कि जितने मर्जी वक्ता हमारे पास हो, जितने मर्जी प्रैक्टिकल काम किए हुए हमारे पास हो, जितने मर्जी सोशल मीडिया के वॉरियर हमारे पास हो, जितने मर्जी कंटेंट राइटर हो, जितने मर्जी एक्सपीरियंस लोग हो, फील्ड में जाने वाले हो, आर्थिक मदद करने वाले हो, या कोई दूसरा कुछ भी काम करने वाला, यानी ये जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में खाली ये नहीं हो रहा है कि आप बैठे हो और मैं यहां से मतलब बोल रहा हूं। यहां एक काम ये भी हुआ है कि इनके पास टांगने के लिए, स्पीकर टांगने के लिए जगह नहीं थी। रात को इस टीम ने आकर के रात को पूरी रात से ये स्पीकर टांगे हैं, ये अपने हैं, ठीक है। ये जितना सामान है, जितनी व्यवस्थाएं हैं, सारी की सारी टीम ने करी है। दूसरा, जो आपके लिए ये बना है प्लेटफॉर्म की आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है, तो अभी सीआईडी का कोई आदमी अपने हाजिरी रजिस्टर की फोटो लेके नहीं जा सकता कितने लोग कहां से आए हैं, ठीक। आप में से आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप अपने उस रजिस्ट्रेशन नंबर से ही अगली बार आप अपने साथियों को बता सकते हो कि मैं जुलाना में आया था, मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप मोर्चे के आदमी नहीं हो। यदि आप मोर्चे के आदमी नहीं तो आपको स्टेज कभी नहीं मिलने वाला। क्लियर है ना? है कि नहीं? क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है। ऐसे नहीं यार, उनको तो ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो मैं भूल जाऊंगा पाठ, ये इतना याद कर रखा है। ये काम नहीं कर रहा। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो कर लो। अरे यार ऐसे बीच में बोलोगे तो गड़बड़ है। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो किसी काम का नहीं हमारे, वो है ही नहीं, जब वो हमारा साथी नहीं है। देखो, जिसको हमारे साथ जुड़ने में शर्म महसूस होती है, भैया हमें कैसे गर्व होगा उसके साथ जुड़ने में? नहीं। जो किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकता, जो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहा, वो हमारे किसी काम का नहीं। यानी कि प्राइमरी फोकस हमारा वो लोग हैं जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और हम लोग उन लोगों को मदद करने के लिए इन लोगों को बुला रहे हैं कि देखो तुम अकेले नहीं हो जो इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हो। ऐसे बहुत लोग हैं पूरे देश से, तो आ जाओ सारे के सारे, जितने लोग आप हो। मेरा जहां इस्तेमाल कर सकते हो वो कीजिए, जहां मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी मैं आपका इस्तेमाल करूंगा। जहां आपको इस्तेमाल करने के लिए कोई एक खास दूसरे टाइप का लोग चाहिए तो आप अपनी टीम में से मांग लीजिए कि हमें ऐसे बंदे चाहिए जो वो करना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम, बहुत बढ़िया है। हम सब लोग विलिंगली काम करें, जितना भी करें। ना तो मेरा प्रेशर आपके ऊपर होना चाहिए, आपको अंदर से प्रेशर बिल्कुल फील नहीं करना, भीतर से आंदोलित होने चाहिए, खुश होने चाहिए, और ना ही आपका प्रेशर मुझे महसूस होना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये तो पंगा हो जाएगा यार, खास सिखा दो। यू दे दे पानी। तो मोर्चे से जुड़ा हुआ व्यक्ति वही माना जाएगा जिसने 3 दिन का ये काम किया है अपना प्रैक्टिकल, और कोई भी जिंदगी के 7 और दिन अपने गांव या कहीं पर भी लगाए प्रैक्टिकल। किनसे बात करने के लिए? अनजान लोगों से बात करने के लिए। रिजल्ट कुछ भी ना हो चाहे, हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से। हमको अगर आपको कोई आदमी नहीं मिलता है बोलने के लिए, तो सड़क पर खड़े होकर खाली अपना भाषण दे दो, दीवारों को दे दो, गाड़ियों को दे दो, रिकॉर्ड करो और डाल दो पब्लिक को कि भैया हम ये सोचते हैं। भाई अयो क्या काम है भाई, या तो मैंने कुछ डंडी दे दो, इस पर ला के दे दो सारे। कहाँ लगाओ मैं, तो पकड़ो इसने। अन्य तो मैं इसके बोझ में मर दूंगा, सर्वाइकल हो जाएगा मेरा।
खड़े से देखूं, कान का ला लो। आसाम से लेकर आसाम से, नॉर्थ ईस्ट से और भी कोई आया है? नॉर्थ ईस्ट, अरे बैठे। बंगाल से, बंगाल से भी हैं, बैठे हैं, ये बैठे वो बैठे। महाराष्ट्र हैं, बिहार, अरे बिहारिया का तो ट्रेन चल रहा है का, ट्रेन की ट्रेन चल रहा आजकल तो, जीरिया का सीजन आ रहा। मैं कह रहा था मगर जितने आ रहे हैं लेके सारे चल रहा हूँ जीरीला, हम भी चल रहा है, जितने दिहाड़ीदार भी हैं। सॉरी। तो अब कुछ कॉमन सी बातें हैं कि हम कौन लोग हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा क्या विजन है, हमारा क्या मिशन है। वही मिशन यदि आपका है तो आप हमसे जुड़िएगा, वरना 3 दिन साथ रहे हैं, इन 3 दिन में जितनी यादें हो सके उतनी यादें बनाइए, जितने दोस्त हो सके उतने दोस्त मिलिए, दोस्त बनाइए, और फिर अपनी जयराम जी की। यदि हमारा सेम मिशन विजन नहीं है तो फिर हमें आगे मिलने की जरूरत नहीं है एज अ मोर्चा मेंबर, लेकिन इंसान के तौर पे हम भाईचारे के रूप में मिलते रहेंगे। ये हमारा प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसलिए हर ट्रेनिंग में हमारा पहला सेशन इस बात पे होता है कि आप सबको पता होना चाहिए हम कौन लोग हैं और हम क्या करना चाहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन दुनिया में आपने बहुत देखा होगा, लोग बात करते हुए देखते हैं। किसी को लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन आर्थिक आजादी से हो जाएगा, किसी को लगता है कि राजनीतिक परिवर्तन कर दोगे उससे हो जाएगा, किसी को लगता है कि सिर्फ शिक्षा ठीक कर दो उससे हो जाएगा, किसी को लगता है कि अगर हेल्दी ही नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। कोई कहता है कि किसान को समृद्ध कर दो तो बात बन जाएगी, कोई कहता है शहरों को समृद्ध कर दो तो बात बन जाएगी, कोई कह रहा है गांवों को कर दो, कोई कह रहा है भ्रष्टाचार मिटा दो, कोई कह रहा है कि मतलब अलग अलग पैमाने हैं हर व्यक्ति के कि वो इस समाज में बदलाव कैसा चाहता है। परंतु पिछले 10-12 साल की इस यात्रा में सभी लोगों के अनुभवों को जब एक जगह पर रखकर देखा तो मुझे स्पष्ट हो गया कि आपका एजुकेशन कितना ही अच्छा हो, यदि उसमें हेल्थ इन्वॉल्व नहीं है, आप हेल्दी नहीं हो, समाज अगर यानी शरीर से नहीं, अगर मानसिक स्वास्थ्य भी आपका सही नहीं है, यदि आप स्पिरिचुअली भी कमजोर हो तो भी आपकी उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये सारी चीजें तो उस चीज से भी आती है कि आप किसी कैसी जगह पर रहते हो, कैसा भोजन करते हो। तो जब तक किसान को इस बात की समझ नहीं होगी कि क्या उगाना है, कैसे उगाना है, कौन से प्रोडक्ट्स उगाने हैं, और वो जो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये सबको पता है। तो जो अनाज खेत में उगा रहा है किसान, वहां तक भी अगर वो बात प्योरिटी की बात नहीं जाएगी तो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम करने का कोई लॉजिक नहीं। फिर इन तीनों चीजों से आगे चले जाओगे तो जो पॉलिसी मेकिंग है वो तो राजनीति करने वाले लोग करते हैं विधानसभा लोकसभा में बैठ करके, इसको इग्नोर कर दोगे तो रगड़िए दिए जाओगे। बात करोगे आप अपने अधिकारों की, सड़क पर उतरते ही रगड़ दिए जाओगे। फिर इसका मतलब आपको यहां पर भी बात करनी पड़ेगी। सारी चीजें ठीक चल रही है, 2 भाइयों का झगड़ा हो जाए, उसके बाद व्यवस्था ने पता कर लिया कि भाई इनके ऊपर राज करना है तो इनके परिवार को तोड़ना पड़ेगा। परिवार को तोड़ने के लिए ऐसे ऐसे कानून बना दो कि पत्नी को यह अधिकार हो जाए कि वो पति के साथ साथ पूरी फैमिली को भी रगड़ सके, हैं? SC ST को इतना अधिकार हो जाए कि वो उस कानून की आड़ में पूरे मोहल्ले को रगड़ सके, पूरे गांव को रगड़ सके, या किसी एक व्यक्ति को इस तरह के अधिकार दे दो। तो उसका नतीजा क्या देख रहे हो आज इस वक्त? जो भाई यहाँ बैठे हैं, कोई वकालत किए हुए बैठा है क्या? वकील है कोई बैठा? भाई ये गधा है 2-4 एक। तो वकीलों से पूछोगे ना आप अपने आसपास जाकर के, कोर्ट में 100 में से 99 झगड़े या तो पति पत्नी के तलाक के चल रहे हैं या भाई भाइयों की प्रॉपर्टी के चल रहे हैं, और कोई मुकदमा ही नहीं।
मतलब बाकी मुकदमे तो सेटलमेंट पे हो जाते हैं, जो कत्ल वगैरह के और झगड़े के है ना 751 वाले, उनका तो कोई विसाख ही नहीं है कोर्टों में। जो लंबे चल रहे हैं वो ये मुकदमे चल रहे हैं। तो सिस्टम ने देख लिया कि यार ये तो न्याय व्यवस्था को खराब कर दो, कि निर्णय लेने की क्षमता ऐसे लोगों के हाथों में दे दो जो निर्णय ले रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे, तो पूरे सामाजिक ढांचे को खराब कर सकते हो आप। तो सामाजिक आदमी खराब कर दो, तो सामाजिक आदमी निकालने का काम भी फिर हमको करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? यहां से आने के बाद एक सबसे सॉफ्ट जो कॉर्नर है किसी भी इंसान के जीवन में, वो होता है आध्यात्म। इन्होंने हमसे आध्यात्म छीन लिया और हमको संप्रदाय पकड़ा दिया, स्पिरिचुअलिटी छीनकर हमको रिलीजन पकड़ा दिया, धर्म पकड़ा दिया, परमात्मा छीन करके इन्होंने हमको हमारे अलग अलग भगवान पकड़ा दिए। किसी को कुछ पकड़ा दिया, किसी को कुछ पकड़ा दिया। ये इतनी बड़ी ठगी थी मानव के साथ, मानव इतिहास में, जिसका पता ही हमें कभी नहीं, हमें पता ही नहीं चला। इंसान होने का मतलब, इंसानियत का मतलब, यहां होकर हमें करना क्या है, इस बात का अर्थ समझाने वाले लोग कहीं गायब हो गए और केवल बात चली गई पूजा की पद्धतियों तक कि हम अपने उस आराध्य को आराधना कैसे करते हैं। और जैसे ही यहां तक आए तो समाज फिर 2, 3, 4, 5, 10, 20 हजार टुकड़ों में बट गया कि नहीं, जो अपने आराध्य की आराधना करने का ये सही तरीका है, ये सही तरीका है, ये सही है, ये सही है, और इसी चक्कर में हो गए। और आज जो समाज को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से डर लग रहा है तो वो धर्म से लग रहा है। ये लग रहा है कि मैं कौन से धर्म का हूं, यदि बता दिया जाए, खुलकर बोल दिया जाए तो शर्म सी आती है। मतलब जो लोग अपनी गाड़ी के पीछे लिखते हैं कि मुझे फलाना डैश होने पर गर्व है, धर्म का नाम लिखकर या जात का नाम लिखकर, उनको लानत रोक करके लानत देने का जी करता है। पहली बात, हमारा क्या अधिकार किस घर में हम पैदा हुए? मैं सोच करके थोड़ी पैदा हुआ था कि मैं मतलब इस धर्म में, इस जाति में, इस घर में, इस माँ बाप के घर पैदा होगा। मुझे नहीं लगता है कि हमने पहले से कुछ प्लान किया होगा। हाँ, कुछ सिस्टम ने प्लान किया होगा जिसमें मेरे माँ बाप आते हैं, जो स्पिरिट लाइफ आती है, जो सोल आती है, जो परमात्मा आता है, आत्मा परमात्मा, यदि आप मानते हैं, नहीं मानते उस हिसाब से, जिसको भी आप मानते हैं, वहां कहीं किसी डिजाइन में हम फिट बैठते होंगे तो हम यहाँ पैदा होंगे। भाई हम कौन है? यदि साइंस की भाषा में, मेडिकल साइंस की भाषा में बोला जाए तो, अध्यात्म में अलग है, तो मेडिकल साइंस की भाषा में हम ये कहेंगे कि भैया लाखों करोड़ों स्पर्म में से जो जीत गया वो मैं हूं, एक स्पर्म ही हूं खाली, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो। इसके लिए इतना ज्यादा गर्व करने की जरूरत नहीं है कि आप किसका स्पर्म है। हाँ, गर्व कर सकते हैं, पर ये गर्व करते हुए किसी दूसरे स्पर्म की बेइज्जती करने का अधिकार हमको नहीं मिलता कि वो हमसे डाउन है, उसका लेवल थोड़ा डाउन है, कम है। तो यानी कहने का मेरा मतलब क्या है, कुल मिला के जो मैं कहना चाह रहा था कि इस सॉफ्ट बिंदु को भी यदि टारगेट नहीं किया हमने, यदि इंसानों को इंसानियत धर्म नहीं समझाया, यदि नहीं बताया कि हमारा फर्ज क्या है पैदा होने के बाद, इतर की हम किस संप्रदाय से है इसको साइड में रख दो, तो भाई फिर हम बाकी के सारे करे कराए पर पानी फेरने में 2 मिनट लगते हैं। हमने सारे काम कर लिए और किसी दिन किसी एक संप्रदाय के एरिया में आकर किसी दूसरे संप्रदाय के एरिया के आदमी ने, जो कि किराए पर था, उसने कोई बवाल मचा दिया, गाली दे दी किसी का। मान लीजिए अभी पंजाब के चुनाव है, किसी व्यक्ति को यदि ये कह दिया जाए, किसी नशेड़ी को जो नशा करता है, धुत है, उसको बोल दिया जाए कि तेरे 4 साल के नशे की सप्लाई हम देंगे, तेरे को खाली कुछ नहीं करना है, गुरु ग्रंथ साहिब के ये 4 पन्ने हैं, वहां जाकर फाड़ने हैं तुझे गुरुद्वारे के सामने, बस खाली इतना सही करना है, बाकी निहंग सिख अपने आप कर लेंगे। उसको नहीं पता बेचारे को कि निहंग फिर उसका क्या करेंगे, लेकिन मीडिया को मसला मिल जाएगा कि सरदारों ने ऐसा कर दिया, और 84 दोहराने के लिए इस सरकार को आसानी से मौका मिल जाएगा।
क्यों मिल नहीं जाएगा क्या? आज के टाइम पर यदि मैं इस स्टेज से खड़ा होकर कहूं तो इस वक्त मौजूदा परिस्थिति में चंडीगढ़ के और पंजाब के बॉर्डर पर सिख बैठे हैं, सरदार बैठे हैं, जत्थेबंदियां अलग अलग, खास तौर पे निहंग सिख। वो उन बंदी सिखों की रिहाई के लिए बैठे हैं जो जिन्होंने वो जुर्म किया है, साबित हो गया कोर्ट में कि इस बंदे ने बंदा मारा था और बंदा मारने की सजा 14 साल है और वो 26 साल से जेल में है। वो कह रहे सजा पूरी हो गई, अब तो छोड़ दो इनको, लेकिन सिस्टम कह रहा है हम छोड़ेंगे नहीं। अब आप ही बताइए, उनकी डिमांड गलत है क्या? हाँ, और जिस आदमी ने जो जुर्म कर दिया और उसकी सजा भुगत ली, कानून की शक्ल, कानून की अगर बात करूं मैं कि कानून के नजरों में जिसने जो किया था और उसकी सजा उसकी पूरी हो गई है, उसको फ्री करना चाहिए ना। क्यों नहीं फ्री कर रहे? मालूम है, क्योंकि अब जो चुनाव होने वाला है पंजाब के अंदर, वो जो असली योद्धे आगे खड़े हो सकते हैं, उनका जीवन चला गया, उनकी सारी जवानी जेल में चली गई। वो बाहर आते ही फिर तलवार उठाएंगे, वो फिर कहेंगे कोई और करेगा। तो अब उनके ऊपर मुकदमे हो चुके हैं, अब उनको जेल जाने से बिल्कुल डर नहीं लगता है। तो उनको वही लोग दोबारा आकर के उस फ्रंट लाइन में खड़े ना हो जाएं, जैसे किसान आंदोलन में अगली लाइन में घोड़ों वाले और तलवारों वाले खड़े थे ना, गंडासियों वाले लेकर के, वैसे ही दोबारा ना खड़े हो जाए सत्ता के खिलाफ। इसलिए नए लोग तैयार करके, नए लोगों से वही जुर्म करवा के, नए लोगों का बहाना करके कत्लेआम की योजना बनाए अगर सिस्टम, तो कितना मुश्किल है सिस्टम के लिए अपने लोगों को मारना। मुश्किल है क्या? मारने का फायदा क्या होता है? अपनी ही सरकार में अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देश के लोग सत्ता में बैठ करके क्यों काटना चाहेंगे, क्यों मारना चाहेंगे, क्यों अपराध करना चाहेंगे? क्योंकि इस सभा में मैं आपको आपकी खासियत बताता हूं, जितने लोग आप यहां बैठे हो, आज हम 60वीं ट्रेनिंग में बैठे हैं। 60 ट्रेनिंग में अभी तक ऐसा नहीं हुआ किसी भी ट्रेनिंग में जिसमें किसी भी व्यक्ति का मोबाइल का चार्जर या उसकी लीड भी गुम हुई हो, किसी के 5 रुपए भी गुम हुए हो। चोरी होना तो बहुत दूर की बात है। शादी ब्याह हो ना आपके घर में, सत्यनारायण की कथा हो, भगवान का कोई और कीर्तन मंडली बैठी हो, तो सारे लोग अपनी कीमती चीजों को छुपा छुपा के अंदर रखते हैं कि रख दे, अंदर रख दे, मेहमान आने वाले हैं, जैसे कि चोर आने वाले हैं, ऐसा सोच के। शादी ब्याह में चीजें चोरी होती हैं, यहां इस सत्संग में चोरी नहीं होती है, आज तक नहीं हुई। किसी ने अपना बैग नहीं संभाला, किसी ने कमरे के ताला नहीं लगाया, किसी का सामान गुम नहीं हुआ। आज तक किसी भी महिला ने, किसी लड़की ने, किसी बहन ने, किसी माता ने आज तक ये शिकायत नहीं की कि देवेंद्र तुम्हारे इस सत्संग में, तुम्हारे इस ट्रेनिंग में 3 लोग खराब नजरों वाले मिले। क्योंकि ये औरतों के पास स्पेशल नजर होती है, आदमी की नजरों में 2 सेकंड के लिए झांक करके ये अंदाजा लगा जाता है कि ये आदमी कैसी नजरों वाला है, तो वो बता देते हैं कि कैसा आदमी हो। अब हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको कि आपको थाली में एक्स्ट्रा नहीं डालना है। हम सारे लोग ऐसे हैं जो उतना ही डालते हैं जितना खाना है। हम लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि भाई हमको अपने से पहले अपने साथी का ख्याल रखना है, हम ऑलरेडी हम ऐसे ही हैं। हमें डिसिप्लिन के नाम पर कुछ नहीं कहना पड़ता। लोगों की रैलियां होती है ना, आधे घंटे के लिए लोग बैठ नहीं पाते हैं। यहाँ मोर्चे की ट्रेनिंग होती है, 3 दिन तक एक आदमी आपको बाहर घूमता हुआ नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। मतलब ये कितनी क्लासिकल लोग होंगे सोचो आप। परंतु यदि कोई किराए का आदमी आकर के हमारे इस माहौल को खराब करने की कोशिश करे, यहाँ कोई धार्मिक उन्माद मचा दे या जातीय उपद्रव कर दे या कोई गलत कोई एक्टिविटी ऐसी कर दे, फिर हमें सिक्योरिटी के नाम पर आपको कंट्रोल करने का बहाना मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना? समझ रहे हैं मेरी बात का मतलब? कि सिस्टम अपराध इसलिए करता है, सिस्टम नशे वालों की
चौकीदारी इसलिए करता है, अपराधियों के सरपरस्त बना इसलिए रहता है, सिस्टम अपराध होने देता है, माहौल खराब होने देता है, क्योंकि उस खराब होते माहौल की आड़ में वो आपके ऊपर नए नए नियम, नए नए कानून थोपता है। समझते हो? आपकी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी तो आपका मोटा चालान कटेगा, लेकिन इलीगल माइनिंग करते हुए बड़े बड़े डंपर्स, बड़े बड़े ट्रकों पे नंबर प्लेट ही नहीं होती है, उसको वो दिखाई नहीं देती है। आप अगर 5 सीटर गाड़ी में 6 लोग बैठ जाओगे तो मतलब बहुत चिंता हो जाती है, डिपार्टमेंट को चालान आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन इनके यहाँ पर 24 घंटे ओवरलोडेड, 20 टन की कैपेसिटी वालों में 40-40 टन का सामान, सरिया, लोहा सब चलता रहता है, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके गांव की सड़कें पूरी नहीं होंगी, गांव की भी मतलब ये औद्योगिक विकास के नाम पर, कि गांव की सड़क किसी की भी पूरी तरह से ठीक नहीं मिलेगी, पर बड़े हाईवेज उनको पूरी तरह से तैयार करने हैं। मीन्स आपको सड़क की जरूरत है, ये दिखाई देगा आपके गांव की सड़क से, लेकिन वो उसकी पूर्ति करेंगे बड़ा हाईवे देकर। वो कहेंगे कि अब तो नारनौल से चंडीगढ़ 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, पहले कितने में पहुंचते थे? पहले तो जी 5-6 घंटे लग जाते थे, तो तुमने 2 घंटे बचा लिए। बचे हुए 2 घंटे में किया क्या? बचे हुए 2 घंटे में या तो मॉल में घूमे, या फिल्म देखी, या मोबाइल चलाया, इंटरनेट चलाया, या सारी बकवास करी। काम तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को क्रिएटिव, कुछ भी रचनात्मक करने की, करवाने की, बताने की, सिखाने की आदत ही नहीं है, रिवाज ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है। तो बचे हुए टाइम का हम करते क्या है? टोटल वेस्ट। यानी हमारे समय को बचाकर वेस्ट करवाने वाले पहली बार देख रहे हैं हम। नहीं तो सिस्टम चाहता है कि माहौल खराब हो। हम यहां 3 दिन में ये हमको साबित करना है कि जिस दिन हम 1 लाख लोग इकट्ठे होंगे, हो जाएंगे 1 लाख लोग इकट्ठे? हो जाएंगे क्या? मुश्किल है क्या? नहीं है ना, हमारे कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको आप दिखाई दे रहे हो, मेरे को 60वीं ट्रेनिंग दिखाई दे रही है, मुझे 59 ट्रेनिंग भी दिखाई दे रही है। आपको सिर्फ हरियाणा दिखाई दे रहा है, मुझे पंजाब, मैं पंजाब के 23 जिलों में गया, मुझे अंदाजा नहीं था। हरियाणा से भी ज्यादा उग्र तरीके से तैयार बैठा है जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने के लिए पूरा पंजाब, जबरदस्त तरीके से। 7,000 गांव हरियाणा के पूरे होते ही हमारा टारगेट हर गांव से 10 से 15 लोग तैयार करने का है, या बल्कि जो तैयार है बस ढूंढ के लाने का है। आप सब लोगों को तैयार थोड़ी किया है किसी ने यहाँ बैठने के लिए, आप पहले से तैयार हो। आपको ज्ञान कुछ नहीं दे, हमने ज्ञान व्यान कुछ नहीं देना यहां से, हम तो बस चेक कर रहे हैं कि 3 दिन सुन भी सकते हो कि नहीं। क्योंकि जो 3 दिन सुन सकता है, सामने खड़े आदमी को, बोरिंग आदमी को, इंटरेस्टिंग आदमी को, जिसको पसंद नहीं करता उसको 3 दिन सुन सकता है, तो भैया फिर 3 साल सुनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप। तो ये एक प्रोसेस है कि भाई आप पहले स्टेप पे 3 दिन सुन लो। आप सारे जो आते हैं मोर्चे की ट्रेनिंग में समझे हुए लोग हैं, हमें पहले से ऑलरेडी पता है। जहां गैप होगा आपकी समझ में, जहां इंफॉर्मेशन में, जानकारी में जहां गैप होगा, वो एक दूसरे की समझ से पूरा करने की कोशिश करेंगे। और वो 1 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में नहीं होता है। कुछ लोगों को तो 20 ट्रेनिंग पूरा करने के बाद समझ आता है, कुछ लोगों को 10 पूरा करने के बाद आता है। तो जिसको जितना आता है उतना मौका हम आपको देंगे, लेकिन आपको घर से निकलना अपने आप पड़ेगा। हम केवल ओपन कॉल देंगे, हम कभी इनविटेशन नहीं देने वाले हैं, हम खुली कॉल देंगे। अब आप आना चाहते हो कि नहीं, स्पष्ट बताओगे। हाँ कहकर घर पर नहीं रहना है, बस इतना कर लो। समझ गए ना? आपने कह दिया जी आऊंगा, तो फिर आऊंगा। यदि आप कहते हो कि नहीं आ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जगह को रिप्लेस करने के लिए लोगों की कोई कमी नहीं है, पर कौन आगे फ्रंट में आकर खड़ा होना चाहता है, ये आपको तय करता हूं। मैं आज आपको एक बात की श्योरिटी दे रहा हूं, आपके जुनून को देखते हुए, कि कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कितना ही बड़ा आदमी या कोई और बड़ा कोई पढ़ा लिखा, कोई कहता है मैं आर्मी से ब्रिगेडियर रिटायर हूं, कोई कहता है मैं चीफ सेक्रेटरी का पीए रहा हूं, मैं फलाने ढिमकाने कुछ भी रहा हूं, कोई कुछ भी रहा होगा, उस व्यक्ति को मोर्चे में आने के लिए आपके पास से ही होकर गुजरना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जितनी पावर मेरे पास है उतनी पावर आपके पास है, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ मेरा फोटो यहाँ से हट चुका है, कोई है नहीं, किसी की नहीं है भाई। मेरे पास है ही नहीं, कैपेसिटी नहीं है मेरे पास, मेरी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना है, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा बोला, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा चला हूं, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा तजुर्बेकार हूं इस मोर्चे में। मैं जिंदगी की नहीं कहूंगा, बाकी किसी भी जगह की नहीं कहूंगा, लेकिन इस मोर्चे में मैं आपसे ज्यादा तजुर्बेकार हूं। तो इस टाइम पर क्या होगा, किस मौके पर क्या होगा, ये मैं आप में से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूं। और इससे पहले बहुत से संगठनों को बना के बनते हुए टूटते हुए देखा है, इसलिए हमें पता है संगठन कैसे टूटते हैं। परंतु ये मोर्चा एक अकेला संगठन है जिसमें झगड़ा करने वाले अपने आप फ्रस्ट्रेट होकर भाग जाते हैं, बिना झगड़ने वाले अपने आप जुड़ जाते हैं, और इतने शानदार लोगों का ग्रुप है कि पास बैठकर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। ये अद्भुत, ये संगम, ऐसे लोग आज के टाइम पर पूरे भारत में किसी भी संगठन के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। तो बहुत ही अद्भुत लोगों का समूह है ये। तो इन लोगों को जब आगे बढ़ना है तो वो एक दूसरे के पूरक कैसे बनेंगे, उसके लिए आप अपनी कंपैटिबिलिटी ढूंढोगे। यहां आपको इस पूरे 3 दिन में 2-3 काम और करने हैं, जो इस मौके पर मैं बता रहा हूं आपको। पहला, जिसके साथ आप आए हो उसके साथ नहीं बैठना है। आप बैठिए किसी अनजान आदमी के पास, उसकी हरकतें संदिग्ध लगती हैं। सीआईडी वालों की हरकतें कैसी होती है मैं तो आपको बता देता हूं। एक नंबर का मूर्ख दिखाई देगा शक्ल से, मतलब ऐसा दिखाई देगा घर वालों ने भगा के रखा हुआ है। क्या करने वाले हो, क्या होने वाला है, आप कहां से आए हो, आप क्या करते हो, ये कौन है जो बोल रहा है, तुमको पता ही नहीं है, तो आया क्या लेने, निकल यहां से, बोल ही देना, पता लग जाएगा आपको ना। ठीक है, फिर वो आपके साथ घुलेगा मिलेगा नहीं, वो आपसे कटा कटा रहेगा, देखते रहो, उसके ऊपर नजर बना के रखो। फिर आप लोगों को, सब लोगों को, क्योंकि एक व्यक्ति के हिस्से में 30 लोग देने हैं मैंने, एक व्यक्ति के हिस्से में आपका एक टीम लीडर जो आपसे पहले जुड़ चुका है मोर्चे में, आपको उसमें से किसी एक के साथ जुड़ना होगा। तो वो सारे 30 के 30 एक दूसरे के घर जाके आएंगे, पहले घर देख के आए, ऐसे थोड़ी हम किसी को मोर्चे का आदमी मान लेंगे। हमारा जो इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम आने वाले समय में बनने वाला है वो ये बनने वाला है, कोई कॉल नहीं दी जाएगी, कोई मैसेज नहीं किया जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर, कुछ नहीं बोला जाएगा, और 1 लाख लोग ऐसे इकट्ठे होंगे 15 मिनट की कॉल पे, 1 लाख लोग। ये स्ट्रक्चर बनना जा रहा है, क्योंकि सिस्टम को जब तक उसके हलक में जाकर के उससे बात ना उगलवाई जाएगी तब तक हमारे होने का औचित्य नहीं है। सिस्टम से जब तक आंख में आंख मिलाने की हमारी हिम्मत नहीं है तब तक हम सिस्टम से नहीं लड़ेंगे। और हमने सिर्फ एक ही बार दिखाना है उसको कि बिना कॉल दिए इतने लोग आ गए हैं, कॉल देंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा अंदाजा लगा लो। समझ गए ना, एक बार दिया हुआ बहुत है, इतना झटका बर्दाश्त नहीं होना उससे। और उसके बाद ये सारी लड़ाई पूरी जिंदगी केवल अपने गांव से लड़ी जाएगी। आपको कहीं सड़कों पर नहीं घूमना है, कहीं पर नारेबाजी नहीं लगानी है। इस मोर्चे में आप देखोगे पहला मोर्चा है, पहला संगठन है जहां किसी की जिंदाबाद का नारा ही नहीं लगता है कि नहीं? कोई सरकार की मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाना हमने। किसी भी व्यक्ति की अच्छाई करो या उसकी बुराई करो, वो मजबूत होगा। ये नियम है, प्रकृति का नियम है। वेयर द थॉट गोस एनर्जी फ्लोज। आपका विचार उस व्यक्ति के लिए अच्छा आए बुरा आए, एनर्जी वहीं जाएगी।
इसलिए हम ना ही तो किसी सरकार के खिलाफ नारा लगाएंगे, हम अपनी ऊर्जा को उसके नाम पे क्यों बर्बाद करेंगे भाई। हमको जो चाहिए हम तय करेंगे, और आपको जो चाहिए वो क्या है। जब तक हमको वो नहीं चाहिए जो आपको भी चाहिए और उनको भी चाहिए जो यहां नहीं आए, जब तक उस बिंदु पर नहीं पहुंचते तब तक चर्चा करते रहेंगे। मुझे चाहिए कि मेरे गांव में एक भी अपराधी नहीं होना चाहिए। आप में से कौन कौन लोग हैं जिसको यही चाहिए? सबको नहीं चाहिए। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर हम एक है। अब गांव वालों से जाकर पूछोगे वो कहते हैं नहीं चाहिए। अरे भैया, हमको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, नेता को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए कोई अपराधी, लेकिन फिर भी इतना अपराध कैसे है भाई? अब इसके कारण पर हम कारण ढूंढेंगे। आप एक कारण बताओगे, आप एक कारण, ऐसा करके आप कारण बताओगे सारे के सारे। सबके कारण इकट्ठे होते हैं, किसी का भी कारण ना बचे। वो सारे कारण कैसे दूर करने हैं, जब तक हम इस हालत में नहीं होंगे तब तक हम इस बात पर बात ही नहीं करेंगे। तब तक हम सिस्टम के लिए कोई खतरा नहीं, तब तक हम अपनी ताकत को कलेक्ट करते रहेंगे। भाई आप सोच कर देखिए, ये भवन बना, आपको भवन बनाने के लिए मान लीजिए दीवार बनाने वाला मिस्त्री चाहिए, मजदूर 1000 खड़े हैं, मिस्त्री एक भी नहीं है, बना लोगे क्या? वो जानकारी रखने वाला व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा पहले। आपको वो मिस्त्री 5 घंटे में मिल जाए तो दीवार बनने 5 घंटे में स्टार्ट हो जाएगी। आपको मिस्त्री 5 दिन में मिलेगा तो 5 दिन बाद शुरू होगी। फिर उसमें बिजली का काम करना है तो आपको इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का काम जानने वाला व्यक्ति चाहिए। जब तक वो व्यक्ति नहीं है तब तक वो काम नहीं होगा। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं कि ये वाला काम करने के लिए इस टैलेंट वाले इतने लोग चाहिए। जब तक वो अपने पास नहीं है तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हम आपसे पूछते हैं, आप क्या करना चाहते हो? 2022 में हमने रोहतक के सिंहासन में एक सभा की थी। उस वक्त भी हम इतने ही लोग लगभग थे। उसके बाद हम हर सभा में अलग अलग लोग आते हैं, हम मैसेज भेजते हैं कि बेशक दोबारा मत आओ, पर कुछ लोग हैं आज भी दोबारा आए हुए हैं, आप में से भी है ना, कितने सारे लोग हैं कुछ लोग जो दोबारा आए हैं। क्यों? क्योंकि पता है उनको कि कुछ ना कुछ नया तो अपने मोर्चे की ट्रेनिंग में होता ही है। तो उस ट्रेनिंग में हमने एक बात कही थी, वही बात मैं आपसे आज कह रहा हूं कि जिस काम को करने के लिए जैसे लोग चाहिए, जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक हम ढूंढते रहेंगे। और उस ढूंढने की प्रक्रिया में मैंने आज तक अपने लिए आराम नहीं मांगा है कि तब तक चलते रहेंगे जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक वो लोग मिल नहीं जाएंगे। मुझे इस प्रक्रिया को मल्टीप्लाई करने वाले लोग चाहिए कि किसी गांव में मीटिंग होनी है, वहां से कॉल आई है तो वहां कौन आदमी जा सकता है? कौन कौन जा सकता है? आप में से है कोई जो भाई मैं बोलने का बड़ा मजा आता है मुझे? तो आप में से 100-200 लोग तो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। ऐसे यदि 200 लोग यहाँ मौजूद हैं और 60 ट्रेनिंग, बाकी 59 ट्रेनिंग से भी 800 लोग तो मिल ही जाएंगे, तो 1000 आदमी तो हो ही जाएंगे ना, है? बड़े आराम से हो जाएंगे। आपको एक एक बार अपना बोला हुआ हम सब लोगों को दिखा देना है कि भैया हम इस मुद्दे पर ऐसा बोलते हैं। क्योंकि देखो, हम इंसानियत की बात करते हैं। यदि आप हिंदुत्व की बात करोगे तो आप हमारी टीम का हिस्सा नहीं हो। हम इंसानियत की बात करते हैं, आप अगर केवल सिक्खी की बात करोगे तो आप हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि सिक्खी खुद इंसानियत की बात करती है। यदि आप अपने किसी संप्रदाय की बात करोगे तो आप हमारी टीम का हिस्सा नहीं बन सकते। यदि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथी हो, आप हमारी टीम का हिस्सा नहीं बन सकते। यदि आप हमारी टीम के साथी हो तो भी आप हमारी टीम का हिस्सा नहीं बन सकते। आपको अपने 30 लोगों की टीम और अपना गांव, इससे ज्यादा किसी चीज पर फोकस नहीं करना है। क्या टारगेट है? आपके 30 लोग, यानी आपका परिवार, इमीडिएट परिवार आपका, वो 30 लोग हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत आ गई, जीवन में इतना कुछ दुख झेलने के बाद आपको किसी के पास जाना है
तो वो 30 लोगों से मदद मांगने जाओगे तो रोज की अगर रोटी भी खाने को नहीं है ना, तो रोज एक आदमी के पास जाकर भोजन के लिए भी अगर उसको कहोगे तो महीने में एक ही दिन तो भोजन खिलाना पड़ेगा बंदे को, क्या नहीं? और 30 लोगों का परिवार आपके साथ है और आप कुछ भी बिजनेस करते हो और 30 परिवार आपके रेगुलर कस्टमर है, आप भूखा मर ही नहीं सकते ना, किसी भी हालत में नहीं मर सकते, क्या नहीं? फिर आपने काम करना है अपने गांव पर। अपने गांव पर काम करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, पेशेंस चाहिए, पेशेंस, सब्र, क्योंकि हमारे पास सब्र नहीं है। जैसे मैं यदि अपनी बात कहूं, भाई मैं खड़ा हूं तो मैं अपनी कहूंगा ना, यदि मैं अपनी बात कहूं तो इस मिशन पर काम करते हुए मुझे आज 10 साल हो गए, मतलब नोट आज, जुलाई में 10 साल हो जाएंगे, अभी जून चल रहा। तो 9 साल 11 महीने की इस यात्रा में मैंने क्या देखा कि जो काम आप करने लगोगे, जब उस काम को करते हुए 3 साल हो जाएंगे तो आपको अपने किए हुए का रिजल्ट साफ दिखाई देगा। ना केवल आपको दिखाई देगा बल्कि दुनिया को भी दिखाई देगा आपके किए हुए। 3 साल लगाने के बाद या 3 या 4, जब आपको लगे कि अब आप ये वाला काम आपका पूरा हो गया है, आप अगले स्टेप पर बढ़ोगे, वहां पर भी आपको अगले स्टेप पर भी 3 साल लगाने पड़ेंगे। किसी भी काम के अंजाम तक पहुंचने के 5 स्टेप हैं। इस तरीके से यदि 3-3 साल हम उस काम को करते जाएंगे तो आपका व्यवस्था परिवर्तन का सपना कितने टाइम में पूरा हो सकता है? 15 साल। 15 साल लगेंगे। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी बदलाव की, क्योंकि आप सब में से बहुत से लोगों की उम्र 40, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 45-35 ऐसे हो चुकी है। अर्थात आप सब लोगों के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर आज से पहले के 30 साल हावी हैं अभी इस वक्त। जैसे जब मैं कोई बात कहता हूं तो कहता यार देवेंद्र भाई ऐसे कैसे हो सकता है यार, क्योंकि वो 30 साल का जो एक्सपीरियंस है वो उस सीखे हुए से, उस तजुर्बे से बाहर ही नहीं निकलने दे रहा है। उसे लग रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसे लग रहा है जेब में अगर पैसा नहीं होगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उसे लग रहा है नौकरी तो ढूंढना जिंदगी का मकसद ही एक अकेला है। उसे लगता है कि बस जिंदगी में सिर्फ नौकरी नौकरी ही करनी है, बस और कुछ करना ही नहीं है। तो मुझे समझ में आया ये सारे डाउट्स किसको हैं? फिर ये कैलकुलेशन करके देखी मैंने, ये सारे डाउट केवल उसको हैं जिसने कभी कुछ करके देखा ही नहीं है। जिसने कुछ भी किया है उसे एग्जैक्टली मालूम है कि ये वाला काम होने में इतना समय लगेगा, ये वाला काम होने में इतना, और इस काम को कंप्लीट होने में इस तरह से चाहिएगा। जब किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी तो आपको पता हो कि ऐसा व्यक्ति चाहिए, और आप ऐसे व्यक्ति की बजाय आप उस व्यक्ति से काम चलाने लग जाओ जो भी सामने आया हुआ है। मान लो मुझे चाहिए एक वक्ता, बोलने वाला व्यक्ति, कि मुझे अपने साथ में एक बोलने वाला व्यक्ति चाहिए। मैं एक मीटिंग में जा रहा हूं, मैंने आवाज लगाई 3-4 वक्ताओं को, वो आने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर ए भाई कह रहे हैं डॉक्टर साहब मैं आपका बड़ा फैन, और बस मुझे सेवा का मौका दो, मैं आपका साथ देना चाहता हूं। मुझे लगा वो तो आए नहीं थे, इसी को ले लेता हूं, थोड़ा बहुत सहयोग ये कर देगा। और मैंने इसे बोला कि जब तक मैं ये चीज की तैयारी करूं तुम 15-20 मिनट दर्शकों को देख लो। और जब तक मैं वो काम निपटा के वापस आया तब तक तो वहां गंडासियां चल चुकी थी। या क्योंकि यहां ये स्टेज जिसको दी जा रही है वो इस विचार का नहीं होगा जिस विचार के आप हैं, तो भैया आप तो फिर उसको भी रिजेक्ट कर दोगे जिसने उसको स्टेज दिया। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए आपको इस 3 दिन की यात्रा में अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करनी है एक दूसरे के साथ बैठ करके। जब आप बैठोगे ना
तो किसके साथ आप बैठे हो, बात कर रहे हो, कौन है वो व्यक्ति, कहाँ से है, कितना ओपन है, कितने टाइम से जुड़ा है, किस किस काम का तजुर्बा है, क्या करता है। और एक बात ध्यान रखना, अपने मोर्चे में बहुत से लोग ऑर्गेनिक पे काम करने वाले, प्योरिटी पे काम करने वाले और बहुत शानदार किस्म के लोग हैं जो एकदम प्योरिटी पे काम करते हैं। उसको समाज के सामने लाना हमारा काम है। कोई भी व्यक्ति जो आज पहली बार आया है और जो ये दम भरता है, जो ये कह रहा है कि मैं शुभ लाभ कमाता हूं, 1 रुपए की मिलावट नहीं करता, किसी के साथ नाजायज मतलब किसी को लूटता नहीं हूं और मतलब बिल्कुल 100% अपना प्योरिटी के साथ काम करता हूं, और तो आपको कहीं पर मदद की जरूरत है, लोगों की, कस्टमर की, प्रमोशन की, तो जनता सरकार मोर्चा में बिना पैसे के, बिना कमीशन के आपकी मदद की जाएगी, बिना किसी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है। मतलब अब बस एक ही चीज है कि आपका प्रोडक्ट, आपका सामान एकदम शुद्ध होना चाहिए, उसके बनाने से लेकर के और यहाँ तक आने में किसी का नुकसान मतलब प्रकृति, पर्यावरण या किसी चीज का नुकसान कम से कम हो। जैसे आजकल अभी हमने मांसपेशिया ऊर्जा का पूरी तरह से इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है मोर्चे ने, इसीलिए किसी काम में बिजली की आवश्यकता पड़ रही है तो हम रिजेक्ट नहीं करेंगे उस काम को, पर मिलावट हो गई है तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं। पहली बार आपके ऊपर यकीन करेंगे आंख बंद करके, आप जो कह रहे हो वही सत्य है, बात खत्म। आज से पहले आपने झूठ बोले होंगे, आज से पहले आपने लोगों को बकाया होगा, आज से पहले आपने लोगों के साथ चीटिंग की होगी, हमें कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति आज पहली बार आ रहा है उसकी आज से पहले के किए हुए इस तरह के सारे कृत्य माफ है टोटली मोर्चे में। पर यहाँ आने के बाद, इतने सारे लोग मिलने के बाद अब तो जरूरत नहीं होनी चाहिए ना भाई, इतने सारे अच्छे लोग मिल गए हैं, अब तो चीटिंग की जरूरत नहीं भाई। मानते हैं कि तुम्हें उस बंदे को वहां करते हुए झूठ बोलना पड़ रहा था, यहां जरूरत नहीं है झूठ बोलने की। यहाँ ये लोग हैं, यहाँ आप ईमानदारी से काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग देंगे तो आपका रिश्ता भी बहुत जबरदस्त मजबूत बनेगा। बहुत अल्टीमेट रिश्ते बने हैं यहाँ आने के बाद इस मोर्चे में। परिवार के परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं। जितने लोग आप आए हुए हो, मुझे मालूम है कि व्यक्ति नहीं आया है, पूरा परिवार आया हुआ है। तो यदि इस मीटिंग में 2-2.5 हजार लोग आते हैं तो मैं ये मानकर चलूंगा कि हम सीधे 10,000 लोगों के बीच बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका परिवार भी सुनता है। बजाए लो फिर तो जोर सला के बजा लो। हमारे ये जो उंगलियां होती हैं, हमारी हथेली होती है, इस पे प्रेशर पॉइंट होते हैं, मर्म चिकित्सा में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब आप हथेली बजाते हो, जब आप ताली बजाते हो तो वो दबते हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद चीज होती है। तो जब भी मैं पानी डालने लगूं बजा सकते हो, इनमें बढ़िया रहता है। एक स्टेज पे बैठे आदमी को तालियां मिलती रहती है ना, तो उसको लगता रहता है कि सुन रहे हैं, और फिर आपके आसपास वाले को नींद आ जाए तो तालियां बजा के उसकी नींद खुल जाएगी। जिसको बोरिंग लग रहा हो वो सो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो थक तो नहीं गए हो? अभी तो शुरुआत है, अभी कहाँ, परसों तक देखते हैं कौन कौन थकेगा, कौन कौन नहीं थकेगा। तो हम क्या चाहते हैं, यहां से बात शुरू हुई थी, जो बातचीत थी हमारी। सबसे पहली बात देखो भाई, हम जो व्यवस्था अपने लिए चाहते हैं वही व्यवस्था आपके लिए चाहते हैं, और वही व्यवस्था पूरे गांव के लिए चाहते हैं। ठीक है, पहली बात तो यह क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, अपने इस व्यवस्था परिवर्तन की इस मुहिम में सबसे बड़ी खास बात यह रहेगी कि हम अपने लिए नहीं करेंगे, हम अपने साथी के लिए करेंगे। ठीक है, किसके लिए? साथी के लिए। तो अब मान लो 10 लोग हैं, मैं अपने लिए छोड़कर बाकी 9 के लिए कर रहा हूं, 9 की हेल्प कर रहा हूं, और साइड वाला भी अपने लिए छोड़कर बाकी 9 के साथ हेल्प कर रहा है, साइड वाला भी अपने लिए छोड़कर 9 की हेल्प कर रहा है। तो एक व्यक्ति को हेल्प करने वाले कितने लोग हो गए? 9 लोग हो गए। तो आपके पास जो पावर आ गई वो कितने गुना हो गई?
9 गुना। आपके पास केवल आपके वाली पावर नहीं है, लेकिन 9 गुना पावर है आपके पास। यदि आप इस फार्मूले पर चलते हैं तो आपका यह परिवार बहुत बड़ा होने वाला है। हम इसी मिशन पे, हाँ एक बात का और ध्यान रखियो भाई, इसमें बड़ा पंगा हो जाए। एक आधा व्यक्ति पहली बार आया होता है और वो सोच ले कि मोर्चा बन गया इसका। तो मैं कहा था मेरे पे बुला रहा जी उस दिन स्टेज झटेज पर, जितना यो तेरा है इतना ही मेरा है? मैं भी बराबर का हो गया भाई। ठीक है बता क्या करना है। बोला मैंने फलाने आदमी से नहीं कहा था भाई मन में जरूरत है थोड़ी 2000 रुपए देते। आप तो कह रहे थे मदद करेगा, वो तो मना कर गया। तो इस मोर्चे में उधार लेन देन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। पैसे मत ले लेना किसी से, ना किसी को दे देना गलती से भी। मोर्चे में अगर आप मिले हो किसी बंदे से और वो आपसे किसी काम की मदद के लिए या किसी धंधे के लिए पैसे मांग रहा है, समझो वापस नहीं मिलने। समझ गए ना? क्योंकि दो ही टाइप के लोग हैं अगर ईमानदारी और बेईमानी में तुलना की जाए, बेईमान और ईमानदार। ईमानदार आदमी के लिए व्यवस्था ने ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि ईमानदार आदमी अपने घर भी नहीं चला सकता, उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, उसके परिवार का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ईमानदार आदमी आपको जेब से पैसे कैसे निकाल के दे देगा यार? मतलब उसके पास है ही नहीं पहले से। मतलब इसका सीधा सा मतलब यह कि आपका सारे नंगड़ आदमी है, तो नंगड़ों पर पहले बात तो मांगना क्यों। दूसरी बात, मांगने वाला बेईमान या लेने वाला बेईमान है, तो बेईमान आदमी से लिया हुआ भी दुखेगा और बेईमान आदमी को दिया हुआ भी दुखेगा। तो फायदा कुछ नहीं है हमारे आपस में पैसे मांगने का। पैसे का व्यवहार जो भी करोगे अपनी कॉन्फिडेंस पे, अपने भरोसे पे ये मानकर करना कि जो दे रहे हैं वो दान दे रहे हैं, बात खत्म। ठीक है ना? बिल्कुल पक्की गांठ बांध लेना। ये यहां पे ऐसा कोई सीन नहीं है। ये परिवार है, इस परिवार में हमको उस व्यक्ति को भी खिलाना पड़ेगा जो काम नहीं करता है, लेकिन परिवार के उस व्यक्ति को, उस परिवार को चलाने में कुछ ना कुछ योगदान देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। जैसे मैं आपको बताता हूं, ज्वाइंट फैमिली है, कोई घर का जो बड़ा बुजुर्ग है वो कह रहा है सब बच्चे पढ़ने के लिए जाओ। एक बच्चा कह रहा है मेरे को पढ़ाई पसंद नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना। तो घर वाले कहते हैं कोई बात नहीं, तू खेत में चला जाया कर। अब वो खेत में सुबह गया, शाम तक उसको खेत में अच्छा सा रगड़ा लग गया, 3-4 दिन। वो बोला मेरे को खेत में भी काम करना पसंद नहीं है। तो फिर कोई बात नहीं, और बता तू क्या करेगा? पढ़ाई कर ले। कहता ना पढ़ाई भी पसंद नहीं है। तो कोई नहीं, तू डंगरों का काम कर ले, सवेरे डंगरों ना जंगल में ले जा, डंगर चरा के लिया कर, भैंस पे लिया कर, पानी पे लिया कर। मतलब वो भी नहीं पसंद है तो तू लेन देन संभाल ले, बाहर भीतर का संभाल ले। वो भी नहीं पसंद है तो उसको कोई ना कोई काम तो समाज में देना पड़ेगा ना बंदे को। घर का जो बुजुर्ग है वो कह रहा है कुछ भी कर, लेकिन करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो इस मोर्चे में असल में मैं अपनी समस्या के समाधान के लिए आपको बुलाया हूं। मैं आपको ये पहले बता रहा हूं, कदम में सोचो, मैं बहुत स्वार्थी किस्म का आदमी हूं। मुझे अपने बच्चे के लिए एक बेहतर समाज बनाना है और मैं अपने उस विजन को पूरा करने के लिए आपको अपना मतलब के लिए बुला के रखा हुआ। आप इस मिशन में से अपने मतलब का क्या निकालना चाहते हो ये आप तय करोगे। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आपको इस मोर्चे से क्या चाहिए ये आप बताओगे कि भाई मुझे ये चाहिए। यहां लोग भी हैं, यहां विजन भी है, यहां क्रांति भी है, यहां भाई इतने सारे लोग बैठे। अगर आप कोई सामान बेचना चाहते हो तो आपके गाहक भी है, क्यों जी? और अगर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हो तो भाई वोट भी है। गलत तो नहीं? क्योंकि जब भीड़ बढ़ जाएगी ना, जब लोग बढ़ जाएंगे, लोग तो बढ़े हुए हैं। हमने अब तक जानबूझकर कोई बड़ा प्रोग्राम इस लेवल पे लंबा नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया
कि असली फायदा ताकत का हमेशा ताकत को छुपा कर रखने में होता है। सिस्टम को यह पता नहीं होना चाहिए कि हम कितने ताकतवर हैं। सिस्टम का बस सीधी गर्दन पे हाथ टेकना है जिस दिन हमने टेकना है। मान लो बाय चांस किसी दिन हम गिरफ्तार हो जाएं, अगली बार किसी दिन पुलिस वाले के साथ, अभी आने वाले समय में मैं जानबूझकर पंगे लेने वाला हूं, जानबूझकर मतलब मैं ऐसी हरकत करूंगा, ऐसी हरकत मैं करने वाला हूं जानबूझकर। तो उस दिन सिस्टम को बताने के लिए हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए कि आपको करना क्या क्या है, समझ गए। और उसके लिए एक दूसरे के कॉन्फिडेंस में आना जरूरी है, उसके लिए एक दूसरे के साथ समय बिताना जरूरी है, उसके लिए किसी ना किसी प्रोजेक्ट में अपनी भूमिका तय करना जरूरी है। आप किसी ना किसी भूमिका में होंगे तो ही आप हमारे इस मिशन का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि मैं जी बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूं। मैंने कहा जी कैसे जुड़े थे? बोला मैं 4-5 साल से आपको सुन रहा हूं। मैं कहा आप नहीं जुड़े फिर। दूसरा कहता है जी मैं आपकी करनाल वाली रैली में आया था। मैं कहा फिर उसके बाद तो मैं किसी कार्यक्रम में आ नहीं पाया, फिर आप नहीं जुड़े हो। जी टाइम ही नहीं होता है। हाँ तो हम तो वेले फिरते हैं भाई। नहीं जी नहीं, बात ऐसी नहीं है, बच्चे भी पालने होते हैं। तो फिर मैं सूर पाला करूं? बच्चे हम भी पालते हैं भाई। अगर आपके पास टाइम नहीं, हमारे पास नहीं। आप अगर अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना नहीं चाहते, हम आपके नहीं, फिलहाल हम आपके नहीं। फिलहाल हमको पहले 1 लाख लोग वो चाहिए जो अपने गांव, अपने समाज, अपने आसपास के लिए कुछ करना चाहते हैं या कुछ कर रहे हैं। और आपका काम क्या है इस ट्रेनिंग के बाद? बस उन लोगों को चिन्हित करना कि ये वाला आदमी चाहिए हमको, ये वाला आदमी चाहिए हमको, ये वाला आदमी चाहिए हमको, ये चाहिए। जो हमको चाहिए वो ढूंढ रहे हैं, जो आपको चाहिए आप ढूंढ लीजिए। यहां कोई कंडीशन नहीं है। आप किसी भी संगठन में काम कर रहे हो, आपको जनता सरकार मोर्चा का नाम भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप जुड़े हुए हो, आप अपने संगठन को बढ़ाइए। आप यहां आकर के अपने लोगों को विजन दीजिए कि मैं ये काम करना चाहता हूं। जिन लोगों को वैसा ही विजन होगा वो अपने आप जुड़ जाएंगे आपके साथ। तो मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल घबराया हुआ नहीं हूं कि हमने मिलवाया था, तुम ले गए, ले जाओ। जिसको हमारी जरूरत है वो यहां रह जाओ, जिसको उनकी जरूरत है वो वहां चले जाओ, जिसको नहीं जरूरत है वो वैसे चले जाओ। आप आओगे अपनी मर्जी से, जाओगे अपनी मर्जी से। इस मोर्चे से जुड़ने का एकमात्र नियम है कि आप अपने समाज के लिए जब तक बेहतर कर रहे हो, तब तक आप अच्छा कर रहे हो, तब तक आप जनता सरकार मोर्चा का काम कर रहे हो। आपने किसी के साथ भी ठगी किया, आपने किसी के साथ आपने चोरी किया, किसी की बहू बेटे की तरफ गलत नजर से देखा, समाज में कुछ भी ऐसा किया जो समाज के लिए हितकारी नहीं है, नशा बेचा या नशा किया, उसी दिन आप मोर्चे से अपने आप निकल गए। ना कोई निकालेगा ना कोई जोड़ेगा। सिंपल बात खत्म। अब हमारा आपसे कोई लेना नहीं, ठीक है। मोर्चे में ऐसे व्यक्ति के लिए कोई मतलब कई बार ऐसा होता है, कुछ नियम होते हैं किसी मोर्चे के। जैसे कई जाते हैं, कई बंदे ऐसे होते हैं जो नशा करते हैं, कोई किसी तरह का, किसी को बीड़ी का, किसी को चाय का, किसी को दारू का, किसी को और चिट्टे का, इंजेक्शन का, किसी का। भाई हमको आपके किसी नशे से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें एक चीज से आपत्ति है, यदि आप उस नशे के बिना 3 दिन नहीं रह सकते यहां पर, तो फिर आप हमारे मेंबर नहीं, फिर आप हमारे साथी नहीं। यानी कि क्योंकि आप अपनी टीम के मेंबर हो गए और आपसे 3 दिन रुका नहीं गया, तो 1 दिन उस नशे के लिए आप इस मोर्चे को खराब करोगे, इस मोर्चे को बेच जाओगे, ये तय। क्यों? आपकी कोई भी कमजोरी है, कोई भी कमजोरी है, पैसा यदि आपकी कमजोरी है तो आप लंबा नहीं चल पाओगे। वरना आपको मजबूती देने के लिए इतने हाथ, इतने सिर, इतने लोग हैं, फिर घबराना काहे का है? फिर क्यों घबराना है? क्यों डरते हो आप अपनी कमजोरी बताइए, ये है। इतने सारे लोगों की मदद लीजिए उसको दूर करने के लिए।
अपनी समस्या का समाधान करोगे आप, हमसे मांगोगे मदद, हमारे पास समय होगा या हमें आपकी मदद करने का समझ में आ गया या हम मदद करना चाहते हैं तो भैया हम करेंगे, मदद नहीं कर पाए तो भैया हमारे ऊपर गलती मत, क्योंकि कई बार समय पर हम नहीं कर पाते हैं, हम भी नहीं कर पाते, आपका साथी भी नहीं कर पाता है। आप ही अपनी समस्या नहीं सुलझा पा रहे हो तो हम भी नहीं सुलझा पाए तो आपको गुस्सा नहीं करना है, हाँ तैयार रहना है एक दूसरे की मदद करने के लिए। तो नशे के बिना यदि आप 3 दिन नहीं गुजार सकते, किसी भी चीज के बिना आप 3 दिन नहीं गुजार सकते तो आप हमारी टीम के मेंबर नहीं हो सकते। आपको यदि गर्मी लगती है, आपको यदि सर्दी लगती है, आपको यदि भूख है, आपको भूख लगती है बर्दाश्त नहीं होती, आप अपने मोर्चे का सदस्य नहीं हो सकते हैं। जो मिल जाएगा वो खाना पड़ेगा। जिस हाल में मैं रहूंगा, मैं ये कहता हूं हमारे और लोग आ रहे हैं, जब भीड़ हो जाएगी शाम तक ज्यादा, यहाँ जगह नहीं मिलेगी तो हम परले वाला हॉल खोलेंगे। वो एसी हॉल है परले वाला, यहाँ का लाइव वीडियो वहां स्क्रीन पर चला देंगे हम, जिससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है वो वहां जा सकते हैं इनमें से उठ करके, पर अपन यहीं रहेंगे। जो सबसे बुरे हालात में है मैं वहां रहूंगा, इसकी गारंटी देता हूं, ठीक है ना भाई। हमको सुविधा नहीं चाहिए, आप उसके बिना रह नहीं सकते हो तो नहीं चलेगा, क्योंकि हम जिस लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं वहां इसको मारना पड़ेगा, मैं को मारना पड़ेगा। किसी से बदला लेने के लिए ये काम करना चाहते हो नहीं चलेगा, किसी का नुकसान करने के लिए आप ताकत इकट्ठी करना चाहते हो नहीं चलेगा। केवल और केवल अच्छा करने की नीयत अगर आपकी है तो आप हमारे साथी हो, अदरवाइज नहीं चलेगा। बस आपको ये बिल्कुल अपने मन में कुछ चीजें संभाल के रखनी है कि इस मोर्चे का कोई संविधान, कोई लिखित प्रारूप, कोई नियमावली नहीं है। यहां सिर्फ एक ही नियम चलता है, प्रकृति का, परमात्मा का नियम, कुदरती बंधारण से चलते। हमारा एक ही संविधान है, परमात्मा का संविधान, और वो संविधान ये कहता है, वो परमात्मा का संविधान ये कहता है कि जितना अधिकार आपका है इस धरती पर, उतना ही किसी चिड़िया का है, उतना ही किसी केचुए का है, उतना ही किसी कीड़े का है, उतना ही किसी जानवर का है, किसी कुत्ते का है, किसी बिल्ली का है, किसी गाय का है, किसी का भी है। जो भी इस धरती पर पैदा किया है हमारे बराबर अधिकार है। कुदरती बंधारण ये कहता है कि मैं किसी भी दूसरे जीव को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। कुदरती बंधारण ये कहता है, मतलब जो भी आप ये समझो कि कुदरत के नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति ही जनता सरकार मोर्चा का साथी है, बाकी किस्म के लोग अपने साथी नहीं हो सकते। तो आप इन चीजों को ध्यान से रखिएगा। यहां पर हमारी जबान ही हमारा बॉन्ड है, माई वर्ड इज माई बॉन्ड। यदि आप अपनी जबान पर कायम नहीं रह सकते तो आप मोर्चे के साथी नहीं है। इसलिए जबान से निकालने से पहले गौर करना है आपको। किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, किसी को कमिटमेंट कर रहे हो मोर्चे में एक दूसरे से, तो ध्यान रखिएगा यहां हर आदमी के साथ, जो आप 30 लोगों के साथ जुड़े हो, आपकी हर स्टेटमेंट, आपकी हर कार्य करने के तरीका, आपकी नीयत, सब कुछ नोट हो रहा है। नोट होकर आपको फेल पास नहीं किया जा रहा, सिर्फ ये देखा जा रहा है कि नहीं, इस जगह के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए, ये अभी इस जगह के लिए तैयार नहीं है, ये अभी इस जगह के लिए तैयार नहीं। आप सारे साथी रहोगे, हमें तो और लोग भी चाहिए, परंतु हमें शुरुआत में आर्किटेक्ट लोग चाहिए, डिजाइनर लोग चाहिए, समझ वाले लोग चाहिए, समय वाले लोग चाहिए, सब्र वाले लोग चाहिए, जिनको मालूम हो कि ये व्यवस्था परिवर्तन का जो निर्माण है, ये निर्माण कैसे घड़ा जाना है। और ऐसे आर्किटेक्ट्स की खोज के लिए ही हमें लाखों लोग चाहिए कि हम आवाज लगा सके। मेरी आवाज अगर 200 मीटर तक जाती है तो वो आर्किटेक्ट अगर बाय चांस 300 मीटर पर बैठा है तो एक अपने में से एक साथी उठा करके वहां 200 मीटर पर मुझे खड़ा करना है कि मैं जो यहां से आवाज लगाऊं, आपको वहां से आवाज लगानी है, ताकि 300 मीटर पर बैठे आर्किटेक्ट तक बात पहुंच जाए और वो भी आ जाए। आवाज लगानी है। फिलहाल हमको किसी को तैयार नहीं करना है, आपने किसी को ट्रेनिंग नहीं देनी, आपने कोई ट्रेन आदमी नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, खाली आवाज लगानी है। और जो लोग इस बीच में पिछले 10 सालों में मैंने बीज बोए थे,
जो पूरे देश में घूम घूम कर जो लोगों को बताया था कि ऐसा होने वाला है, ये होने वाला है, आज वो सब कुछ हो रहा है। तो केवल उन बातों को ध्यान में रखते हुए जितने लोग इस देश के अंदर इस बात को समझे हुए हैं और वो अपने अपने गांव को बचाना चाहते हैं, केवल उन तक खबर पहुंचाने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। ये स्टेप है इस ट्रेनिंग के बाद। केवल खबर पहुंचानी है, खबर। कोई मनाना नहीं, कोई रिश्तेदार मनाना नहीं, किसी को बुला के लाना नहीं, किसी को भी। इसलिए आज तक इतने सामाजिक लोग हैं, मैंने अपनी जिंदगी में मोर्चे में, मतलब नोट जिंदगी में, मोर्चे में आकर मैंने किसी को अपना इनविटेशन नहीं दिया कि तुम मोर्चे की ट्रेनिंग में आओ। क्योंकि जो मेरा रिश्तेदार, जो मेरा दोस्त, मेरे को एक दोस्त कहता है, मैंने आज से कुछ 3-1 साल पहले की बात बताता हूं। हमारे पास पैसे नहीं होते थे, मतलब मेरे पास, और कोई दान का हमने प्रोसीजर रखा नहीं था उस टाइम पे। ये तो हमने रोहतक वाली मीटिंग के बाद हमने कहा कि मीटिंग करने के लिए या कार्यक्रम करने के लिए लोगों से हम डोनेशन लिया करेंगे, अदरवाइज जो ट्रेनिंग होगी हम सारे कोऑपरेटिव तरीके से उसको पूरा करेंगे। तो क्या हुआ कि मैंने अपने कुछ नौकरी करने वाले साथियों से, जो मेरे साथ जॉब में थे, टीचर्स थे या मेरे गांव के थे, मेरे रिश्तेदारी में से, मैंने उनसे संपर्क किया। मैंने कहा कि मुझे 60 लोगों की जरूरत है, 60 पीपल, जो अपनी नेक कमाई में से 5,000 रुपया महीना मुझे दे सके। 3 लाख रुपया महीने का खर्चा होता ही होता है अगर आप कहीं बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो तो। इसमें हम प्रचार भी करेंगे क्योंकि लोगों तक पहुंचना जरूरी है, इसमें हम सारा खर्चा करेंगे। तो मैंने कहा तुमको 5,000 रुपया महीना देना है और 1 साल के लिए देना है, उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं देना। तो जानते हैं क्या कहते हैं, करेगा क्या? तो मैंने कहा मैं आग लगाऊंगा उसमें, मुझे आग लगाने, क्योंकि मुझे नहीं पता ना क्या रिजल्ट निकलेगा उससे। तुम अगर ये सोचते हो कि 5,000 रुपए में मैं क्या करूंगा, मैं तुमको बता दूं, मुझे नहीं पता भाई, मुझे सिर्फ आग लगानी है। ऐसे लोग मिले, चेक पकड़ा, 12 महीने का, 12 पंजे 60, ये ले 1 लाख रुपया। मैं कहा 60,000 चाहिए खाली साल का। बोला ना। मैं कहा नहीं, मुझे हर महीने चाहिए। बोला हर महीने क्यों चाहिए? मुझे हर महीने इसलिए चाहिए कि जिस महीने मैं काम करूंगा और मैं अपनी वैल्यू साबित कर चुका हूंगा कि मैंने काम किया है, तो ही मैं तुमसे दूंगा पैसा। मैंने नहीं काम किया तो मैं नहीं। जिस दिन मैं काम नहीं करता हूं, मैं आपको बताता हूं, जिस दिन मैं मोर्चे का काम नहीं करता हूं, उस दिन मैं खाना नहीं खाता, क्योंकि मैंने काम किया ही, तो मैं खाना क्यों खाऊं? काम करने लायक, पहले खाना खाने लायक काम करूंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा। तो ये प्रोसेस पे जब मैंने उनसे बोला, बहुत से लोगों ने 5,000 रुपए साथ के साथ निकाल के दे दिए, कुछ लोगों ने 12 चेक दे दिए, कुछ लोगों ने कहा कि ना तू एक काम कर, तो इलेक्शन लड़ ले, उसके लिए 10 लाख रुपए दे दूंगा, समाज में फूकने के लिए 5,000 नहीं है। मैं कहा अच्छा, पावर के साथ इकट्ठा हो रहा है, तुझे तो पावर के साथ रहना है, तू तो फिर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है। गड़बड़ है भाई, ये काम मत करना बस आप इस मोर्चे में। यहां इन्वेस्टमेंट मत करना, यहां जो करना है डोनेशन देनी है। कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर, मैं यहां खड़ा हूं, आपके में से किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है, समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर एहसान नहीं है। कोई साथ दे कोई ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई उलाहना नहीं। आज तक आपने मेरी जबान से ये नहीं सुना होगा कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूं, फलाने बंदे ने मेरा कोई साथ नहीं दिया, या लोग साथ नहीं आ रहे, या लोग निकलते नहीं, लोग बात नहीं करते। नहीं देना है आपको, नहीं देना है। मोर्चे में ये नियम ही नहीं है। मोर्चे में नियम क्या है कि 100 समस्याएं हैं, यदि हम उनमें से समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम ही समस्या है। ये नियम है हमारा, समझ गए आप? दोबारा बोलूं? पेंटियम 2 प्रोसेसर, नींद आ रही होगी? मैं दोबारा बोलूंगा, दोबारा बोल रहा हूं, जितनी भी समस्याएं हैं तो दिखाई दे रही हैं, यदि उनमें से किसी समस्या के समाधान का हम हिस्सा नहीं है तो असल समस्या हम हैं। तो असल में हमको क्या करना है? हमको समाधान का हिस्सा बनना है। कैसे बनना है? इतने सारे लोग हैं,
सुबह सुबह सबसे पहला काम उठने के बाद जो करने जाते हैं वो क्या है? साफ सफाई का, टॉयलेट जाने का। पहले वाले ने करके काम और पानी नहीं डाला तो भैया आपको ढूंढना नहीं है वो कौन था। ये चेक नहीं करना कि उसने रात को मटर पनीर खाया था कि आलू पे। आपको खाली समाधान कर देना है, बात खत्म। समझ गए भाई? गाड़ियां है, गाड़ी नंबर 1834 किसकी है? 1834। गाड़ी नंबर 2590 किसकी है? गाड़ी नंबर 7311, 7273 और 4468, 4468। ये जो गाड़ी नंबर है ये बाहर खड़ी है, प्लीज उनको अंदर कर दो। आप गाड़ियां को गली में अवरुद्ध नहीं, गली को अवरुद्ध नहीं करना। यहां जो सबसे अद्भुत काम होता है वो रात को होता है अपने मोर्चे में, जो मीटिंग का, चर्चाओं का, पर्सनल गेट टुगेदर का, 1 to 1 का। तो जो लोग रात को घर जाना चाहते हैं उनका सबसे बड़ा नुकसान होने वाला, बहुत बड़ा। ये देख लेना पहले से ही। पहले मैं सोचो रिश्तेदारी में जाया हूं, क्योंकि यहां आप लोगों को इकट्ठा करने के लिए बुलाया। रिश्तेदारी में तीसरे दिन के बाद चले जाना बेशक, पर ये जो मौका है एक दूसरे से जुड़ने का, ये दोबारा बहुत मुश्किल से आता है। दोबारा आपको नए लोग मिलेंगे, उनसे जुड़ना। तो हाँ, एक और खबर है भाई आप लोगों के लिए। बाकी दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ अगली ट्रेनिंग में भी आना चाहते हो तो अगली ट्रेनिंग हमने हिमाचल में रखी है, ताकि पहाड़ों में घूम के आ सको। जो उनका महीना है, सपरिवार आ सकते हो। शिमला से 100 किलोमीटर आगे रखी है अब की बार ट्रेनिंग ना। बिल्कुल ठंडा, जड़ाए मर जाओगे पागल, सामने बर्फ के पास, बिल्कुल इतनी जबरदस्त जगह पे। चलोगे क्या? कोई सा चलना है? ओ भाई इतनी जगह तो क्या हो ही ना उनके पास। 24, 25, 26 को है, 24, 25, 26 को हिमाचल में, तो आ जाएगी खबर आप तक, ठीक है ना? तो वहां मिलते हैं फिर। जो बाकी लोगों को भी खबर कर देना। मैंने पहले इसलिए नहीं बताया, कभी इसमें ना हो समझोगे तो हम तो वही आएंगे। तो चलिए, आपको समाधान का हिस्सा बनना है। यहां पर किसी समस्या का समाधान कैसे होगा, इसका एक सिंपल सा नियम है। नियम यह है, एक व्यक्ति के पास कभी भी समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं होता है। वी आर लाइक द पार्ट ऑफ द पजल, ऑल पार्ट्स टुगेदर मेक द पिक्चर क्लियर। मतलब हम उस समाधान का, उस पहेली का एक एक हिस्सा है। जैसे ही हम सबको सही जगह पे लगा जाए, बच्चों की नहीं आती वह पहेली से, वो उसमें कार्ड से फिट करने लगा करें। कोई कार्ड गलत जगह पे लगा दोगे तो उल्टा सीधा सा नजर आता है, और हर कार्ड अपनी जगह पे रख दोगे, रखते ही पूरी तस्वीर साफ। ऐसे होता है ना? इसलिए ये जो आप काम करने जा रहे हो अब मोर्चे में, आने वाले समय में समस्या के समाधान के लिए, इसका भी एकमात्र नियम है, पहले समस्या को पूरी तरह से समझ लो। समझ गए ना? अभी तक आपको, जैसे मैंने शुरू में बोला, कि आपको लगता है कि शायद ये समस्या का कारण है, लेकिन वो नहीं है। फिर आपको लगता है शायद ये है, वो नहीं है। तो अब आपको पूरा पता चलेगा अगले 3 दिन में कि समाज में फैली कुरीतियों, हमारे एटीट्यूड, हमारे बच्चों का खराब होना, हमारे समाज का टूटना, परिवारों का टूटना, अपराधों का बढ़ना, नशे का बढ़ना, हमारी संवेदनाओं का मरना, राजनीतिक मतलब खराबी, जो नीचता जिस लेवल पे आ गए, गिरावट, हम लोगों के घरों में बीमारी, किसान की गरीबी, और मतलब तमाम तरह के रिश्तों के मतलब टूटने के जो कारण हैं, वो सारे के सारे आपको देखने पड़ेंगे एक प्लेटफॉर्म पर। कि पहले आप देखो ये वाला कारण कहां से आया, ये कारण कहां से आया, ये कारण कहां से आया। जैसे अमेरिका में 1912 में रॉकफेलर फाउंडेशन ने सारे के सारे
हर्बल इंस्टीट्यूशंस खरीद लिए। हर्बल कॉलेज होते थे वहां पर, मतलब जड़ी बूटियों से इलाज करना सिखाया करते थे। रॉकफेलर फाउंडेशन ने देखा कि ये धंधा बहुत बड़ा हो सकता है, तो उसने 1912 में सारे के सारे कॉलेज खरीद लिए। 1908 में फ्लेक्सनर कमीशन बिठा दिया। देखना जरा ध्यान से, ये कड़ियां ऐसे नहीं मिलेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। 1908 में अब्राहम फ्लेक्सनर की अध्यक्षता में फ्लेक्सनर कमीशन बिठाया। उसने अपनी रिपोर्ट दी 1911 में। उसने बोला कि भाई ऐसा है कि पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से इलाज होता है। इलाज करने की पद्धतियां इस टाइप से है, कोई एक्यूपंक्चर, कोई एक्यूप्रेशर, कोई होम्योपैथी, कोई नेचुरोपैथी, कोई आयुर्वेदा, कोई रेकी हीलिंग, कोई प्राणिक हीलिंग, कोई मर्म चिकित्सा, कोई एनर्जी से मतलब कर रहा है, कोई पानी से कर रहा है खाली, कोई धातुओं से कर रहा है, कोई सुइयों से कर रहा है, तो एक्यूपंक्चर हो गया। और इस तरह से अलग अलग पद्धतियों से इलाज कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो उन्होंने बताया कि भारत में ऐसे चल रहा है, चाइना में ऐसे करते हैं, अमेरिका में ऐसे करते हैं। तो पहले टेस्टिंग के तौर पे उन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम किया, सारे हर्बल इंस्टीट्यूशंस खरीदे 1912 में। 11 में रिपोर्ट आई, 12 में खरीद लिए, और 1925 आते आते सारे हर्बल इंस्टीट्यूशंस को बंद करके उसकी बिल्डिंग के अंदर नए एलोपैथी के डॉक्टर्स तैयार कर दिए। वो एलोपैथी कहां से आई? वो एपीआई से बनी, यानी जो ड्रग्स हैं, जितने भी मार्केट में ड्रग आती हैं, वो सारी एपीआई से बनती हैं। एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो कहां से आता है? वो लास्ट रेजिड्यू है तेल शोधन कारखाने का। यानी जंगलों से जब तेल मिलता है, कच्चा तेल, उसका जब शोधन करते हैं, पहले नंबर पे नेचुरल गैस, फिर पेट्रोल, फिर डीजल, फिर केरोसिन ऑयल, फिर कोल तार, वो जो अपने बरोजा, वो सब निकलते हैं, और लास्ट में जो निकलता है वो एपीआई निकलता है, वो वेस्टेज है। तो उसका इस्तेमाल करने के लिए उसने फर्टिलाइजर बनाया, उसने उसका इस्तेमाल करके, एपीआई का इस्तेमाल करके फर्टिलाइजर बनाया, एपीआई का इस्तेमाल करके उसने कुछ ड्रग्स बनाई जो सिंथेटिक हैं। ये ड्रग्स क्या करती हैं? बॉडी में जाके हमको नम कर देती हैं। नम करने का मतलब क्या है कि जो सेंसेशन, जैसे सिर में दर्द हो रखा है, सिर में दर्द किस वजह से है? वायु से है। मान लो वात बढ़ गया, वायु घुस गई दिमाग में, तो अब सही इलाज है इस वायु को निकालना, हमको ऐसी चीज खाने की वो वायु को निकाल दे। लेकिन एलोपैथी का जो डिस्प्रिन है वो क्या करेगा? वो आपको नम कर देगा। यानी जो नर्वस सिस्टम आपके दिमाग को ये मैसेज दे रहा है कि वहां पर हवा भरी हुई है, वो उस सिस्टम को डाउन मार देगा। तो संदेश दिमाग तक नहीं पहुंचेगा, तो आपको लगेगा सिरदर्द ठीक हो गया है, जबकि सिरदर्द ठीक है नहीं हुआ था। तो ये काम है उस इंग्रेडिएंट का, उस ड्रग्स का। तो वो ड्रग्स बनाई उसने, वो ड्रग्स बना के पूरी दुनिया को उस ड्रग्स बेस्ड हेल्थ सिस्टम बनाने के लिए उसने काम करना चालू किया। और पहले 1925 में वो सारे के सारे हर्बल इंस्टीट्यूशन बंद करके उन्हीं को आगे करके प्रैक्टिकल देखा, और प्रैक्टिकल देखने के बाद पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम पर कब्जा करने के लिए 1938 में वो बनाया, बोले तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना, कि अब पूरी दुनिया को नरक बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। और उसी के अंडर के, और बोला कि सारा सिलेबस यहां से तैयार होगा। अब सारी दुनिया का सिलेबस वहां से कैसे तैयार होगा? तो उसने सबसे पहले अगला काम उसने किया कि दुनिया में जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए गई हुई थी, वहां के राजाओं के साथ सेटिंग करके, वहां के लोगों के, क्योंकि यहां भारत में भी सब रियासतें हुआ करती थी, सब राजाओं से सेटिंग करके। हमारे यहाँ क्या होता है, जब जनता सरकार मोर्चा में, जबान पर जनता सरकार मोर्चा चल रहा है, तो पिछले 4 साल में मोर्चे ने क्या किया है, इसका लिखित इतिहास तो है नहीं, क्यों भाई? तो हमारे में से अगर कोई आदमी जिसने पूरे 4 साल की यात्रा को देखा है, बिना लिखे अगर वो गुजर जाए, चला जाए इस दुनिया से, तो जो नया व्यक्ति आएगा वो अपनी मर्जी का इतिहास लिखेगा, क्यों जी? लिखेगा कि नहीं लिखेगा? तो वो मर्जी के इतिहास लिखने चालू किए। और जब राजाओं से सेटिंग करके उन्होंने कहा, जैसे वो पहले एक बात बोलते हैं कि हमारे देश में, वो कहते हैं सती प्रथा थी, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं जस्ट एक,
इसी तरह से बाकी चीजों के बारे में कि हम गरीब थे, हमारे पास कुछ नहीं था, हम लोग इतने लोग मरते थे पहले आने से पहले, ये सारा का सारा झूठ कैसे परोसा गया, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। राजा राम मोहन राय के नाम पर हमको ये कहा गया कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया। ये सिसोदिया जी यहां बैठे हुए महाराणा प्रताप के वंशज, इन्होंने अपने पूरे कुर्सीनामे में अपने जो भात होते हैं, जो सारी चीजें जिनके पास पूरा इतिहास होता है, जब से चला है वंश इनका, तब से लेकर के इन्होंने अपने उनसे जा करके जब ट्रेनिंग ये करके गए तो इनको वो जब मिले तो इन्होंने वो पूरा खोजा। फिर वो वहां हल्दी घाटी गए, वहां के राजपूतों से मिले, फिर वहां गए और पता चलता है कि भारत के इतिहास में कहीं भी सती प्रथा थी ही नहीं। सती प्रथा का मतलब है कि प्रथा है, प्रथा का मतलब रिवाज है कि ऐसा होता है। कहीं इनके इतिहास में, और मेरे ख्याल से जितने राजपूत लोग यहां बैठे हैं, जितने पूरी दुनिया में, वो अपने पुरखों से पूछोगे कि हमारे परिवार में कितनी सतियां हुई हैं, 0 नंबर मिलता है। वो कुछ केसेस में कुछ महिलाओं ने विरोध स्वरूप तय किया, जैसे हम आमरण अनशन करते हैं, विरोध स्वरूप हम मरना तय करते हैं, उन्होंने तय किया कि हम ये नहीं करेंगे, इसकी बजाय हम जिंदा जल जाएंगे। वो उनके व्यक्तिगत निर्णय थे, वो समाज के बनाए हुए नियम नहीं थे। हमारे किसी भी इतिहास में कहीं पर कोई नियम नहीं है। तो हमारे ऊपर ये लांछन मढ़ा गया उस वक्त 1925 में, जब वो सिलेबस तैयार करने की दिशा में काम कर रहे थे, उन्होंने ये हमारे ऊपर मढ़ा कि तुम लोग अपनी औरतों को जलाते हो जिंदा, जिससे हमारी गर्दन नीची हो सके और हमें वो कह सके कि तुमको जीना नहीं आता है, हम तुमको जीना सिखाएंगे। ये गलत नैरेटिव घड़ा गया किताबों में। उससे पहले की किताबों में सती प्रथा कहां कहां होती थी, किसने चालू किया था, राजा राम मोहन राय यहां से ऐलान करेगा और सती प्रथा गायब हो जाएगी, ऐसा कौन सा क्या था भाई? वो चक्रधारी थोड़ी था कि चक्र चलेगा और सती प्रथा सारे मर जाएंगे। ये हम लोगों को गलत नैरेटिव में फंसाया जाता है। हम लोगों के बारे में ऐसी बातें अखबारों में छप जाती हैं। 2016 में जाट आंदोलन हुआ, वहां पर जो उन्होंने छूट छापा अखबारों के पहले पन्ने पर, ये तो भुगत भोगी है, यहाँ सुमित भाई बैठे हुए हैं, जो उन्होंने पहले पन्ने पर छापा वो इतिहास में अमर हो जाएगा। वो लिखा रहेगा कि वहां पर मुरथल कांड में ये हुआ, ये हुआ, वो लिख दिया उन्होंने। लेकिन जो प्रकाश सच्चर कमेटी थी, उस कमेटी ने जो कहा वो कहीं पहले पन्ने पर नहीं छपेगा, उसके ऊपर कहीं किताबें नहीं लिखी जाएंगी, उसका कहीं प्रचार नहीं किया जाएगा। इसलिए जब इतिहास में कभी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिनको जाटों की गरिमा को नीचे गिराना होगा, तो वो ऐसा काम करेंगे, राजपूतों को ऐसे नजरअंदाजी करेंगे, यादवों के लिए कोई नया घड़ देंगे, कोई नया खेल, चमारों के लिए कोई नया घड़ देंगे, वाल्मीकियों के लिए कोई नया घड़ देंगे, सिखों के लिए कोई नया घड़ देंगे। किसान आंदोलन में सिखों के लिए भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। सिखों के बारे में जो भी छापा फ्रंट पे छपा, लेकिन जो सिखों ने वहां दिया उस समाज को, आसपास के लोगों को, आपको बताऊं मैं, आपको किसान आंदोलन की सबसे बड़ी विजय मैं क्या मानता हूं, बताऊं आपको, जिसके बारे में पूरे समाज में किसी को भी नहीं पता है। किसान आंदोलन की 2 सबसे बड़ी विजय, जब पूरे देश के अंदर कोरोना का नाम पर नौटंकी चल रही थी और लोग दहशत में थे, उस 13 महीने में टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ढांसा बॉर्डर, क्या गयो ढांसा बॉर्डर, किसी भी 5 बॉर्डर थे टोटल, 5 में से किसी भी बॉर्डर पर रहने वाले किसी भी एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से नहीं हुई। सबसे बड़ी जीत, यानी कि पूरे सरकारी प्रोपेगेंडा को फेल किया इन्होंने, नैरेटिव चलने नहीं दिया। सिंगू बॉर्डर पर जब पहली बार इन लोगों ने गेम खेला था ना, उस दिन किसान 2 जीप भर के चले गए थे सीएमओ के पास कि तुमको कैसे पता ये कोरोना से मरा, ये बताओ, पहले ऑटोप्सी होएगी, 5 लोगों का पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम बोर्ड बताएगा कि कैसे मरा, उसके बाद हम बताएंगे। कोरोना से मरने वालों की कोई पहचान इनके पास थी नहीं, हरामियों के पास झूठ बगा रखा था, लेकिन किसान अड़ गए, उनको बोर्ड से पोस्टमार्टम करना पड़ा, पोस्टमार्टम के बाद ये लिखना पड़ा कि कोरोना से नहीं, बंदे की डेथ हार्ट अटैक से हुई। पहले केस में फंस गया सरकार,
अब उन्होंने सारे सीएमओज को अल्टीमेटम दे दिया, एक भी मौत अगर कोरोना से डिक्लेयर करना चाहते हो तो पहले बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा, ऑटोप्सी होगी, बताओगे कि कोरोना के लक्षण क्या है, उसके बाद कर सकते हो। सिस्टम बोला भाई रहने दो, पंगा यो मुद्दा उछल देगा तो सारे देश में पता चल जाएगा कि हम फ्रॉड कर रहे हैं। सिंगल भी आदमी कोरोना से नहीं मरा हुआ रिकॉर्ड में। दूसरी बड़ी चीज बताता हूं मैं आपको, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर का मुझे पक्का नहीं पता है, इसलिए मैं थोड़ा यहां डाउट में हूं, परंतु सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की गारंटी मैं लेता हूं, दोनों के दोनों बॉर्डर्स पर जहां से लेकर जहां तक किसान बैठे हुए थे उस एरिया के अंदर चोरी की, डकैती की, मारपीट की, लड़की छेड़ने की, बलात्कार की कोई घटना दर्ज नहीं हुई। थानों में 0 घटना दर्ज है, 0। यानी कि किसान आंदोलन ने यह साबित करके दिखाया कि समाज अगर बैठा है, जागृत है और वहां एक एक आदमी समाधान का हिस्सा है तो मजाल नहीं है एक भी आदमी नशा कर जाएगा, मजाल नहीं है एक भी अपराधी गांव के अंदर पैर कर देगा, मजाल नहीं है एक भी काम गलत हो जाएगा। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है जब देवेंद्र बल्हारा को आप जैसे लोग मसीहा बना देते हो। दिक्कत आती है जब आप लोग हम जैसे लोगों के ऊपर अपनी उम्मीदों का बोझ लाद देते हो। दिक्कत होती है जब आप लोग सोचते हो कि समाधान ये व्यक्ति करेगा, जबकि समाधान आप ही करो। रियलिटी ये है कि व्यक्ति समाधान नहीं कर सकता, और आप कैसे करोगे बस आपको पता नहीं है। इतनी तो प्रॉब्लम है ना मेरे में और आप में, केवल इतनी डिफरेंस है कि आपको पता नहीं है, मुझे थोड़ा सा अंदाजा है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने सारा पता है, सारा मैंने भी नहीं पता। मैं भी समस्या के समाधान का एक हिस्सा हूं और आप भी एक हिस्सा हो। आपके बिना मेरी को नहीं हुआ समाधान और मेरे बिना आपकी को नहीं हुआ। मतलब आप एक दूसरे की मजबूरी है। नू समझ लो गिंडू आपस में धागा बीच में नक्का ढका सारे जोड़ दिए, एक न खिंचेंगे, सारे के सारे गिरते आओ। वो है ये माला के मोती इसीलिए पिरोने का काम कर रहे हैं हम लोग कि आपको पता चले। अब जाए लोग तो ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ये इसलिए, हाँ तो पहले वह बात पूरी कर लूं जो उनसे कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया, जो मैंने रॉकफेलर की मैं बात बता रहा था, उसने 1925 में ये किया। फिर विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, उस वक्त भी यही बातें सामने आ रही थी। भाई न्यू मत सोचियो कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात है वो देवेंद्र बल्हारा पहली बार कर रहा है दुनिया में, या किसी ने भी, या नरेंद्र मोदी पहली बार कर रहा है ना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हर एक 50 से 100 साल बाद आता है। वो या तो किसी महामारी की आड़ में आता है, या बाढ़ की आड़ में आता है, या सूखे की आड़ में आता है, या युद्ध की आड़ में आता है, या किसी ना किसी बड़ी इमरजेंसी की आड़ में आता है। नया विश्व व्यवस्था, जो लोग इस व्यवस्था को बनाना चाहते हैं वो पहले पूरी दुनिया का माहौल ऐसा बनाते हैं कि ये खराब हो रहा है और इसको ठीक करने का तरीका ये है। समझ गए बात आप? तो ये बातें तब चल रही थी जब उस वक्त 1914 के अंदर 1914, 1915 और सभी मुल्कों से ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर खदेड़ने की बात चल रही है। उसी वक्त ये सारा खेल चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जो ना अशिक्षित हो, हमारा सारा पहले तो एजुकेशन उन लोगों ने हड़पा। जो इतिहास था, किताबें थी, जो एंशिएंट रिवीलिंग्स थे, जो प्राचीन हमारी चिकित्सा की पद्धतियां थी, जो हमारे सामाजिक ढांचे थे, गांव तक वो नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए गांव का ढांचा फिर भी जबानी ही चल रहा था, वहां पर जो काम चल रहा था वो जबानी ही था। उस वक्त उन लोगों ने नई शिक्षा व्यवस्था देने के लिए एक सेंट्रल बोर्ड की स्थापना की 1935 या 1938, एग्जैक्ट मुझे साल याद नहीं, 1935 में। ध्यान से देखना, 1925 में वो कर रहे हैं WHO, 1938 में WHO बना रहे हैं। उससे पहले 35 में या 38 में यहां पर भी सेंट्रल बोर्ड बना रहे हैं।
उसी वक्त वो लोग भाई 34, 54 और 45, 67, 4, 5, 6, 7 पंजाब नंबर है 45, 67 और यूपी नंबर है 34, 54। ये दोनों गाड़ियां एक बार हटाना, पानी का टैंकर आया था। तो उस वक्त जब पूरी दुनिया के अंदर ये हालात बने हैं, तब आप जब इतिहास में जाओगे और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि खाली यहां पर नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी सेंट्रल बोर्ड उसी वक्त बन रहा है, अमेरिका में भी सेंट्रल बोर्ड उसी वक्त बन रहा है। यानी ये गतिविधियां पूरी दुनिया में एक साथ हो रही हैं। विश्व युद्ध के नाम पर सारे देशों के नेताओं को बिठा करके ऐसी संधियों पर सिग्नेचर कराए जा रहे हैं जहां से खेती को, एजुकेशन को, जहां हेल्थ को, इन सब चीजों को कंट्रोल किया जा सके, वहीं से ऐसे ऐसे कागजों के ऊपर दस्तखत कराए जा रहे हैं। उसी वक्त हम सब लोग अपनी मानसिक स्थिति को खो दें। कौन कौन? जो लोग भी उनकी बातों को सुनते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले उस चीज को डिस्टॉर्ट किया जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मंदिरों में लगे हुए पीतल के घंटे, हमारे घरों में रखे हुए बर्तन, और साथ ही हमारा कपड़ा, और चौथे नंबर पर हमारा संगीत। 1938 में ही उन लोगों ने साइकोलॉजिस्ट और म्यूजिशियंस की मदद से जो नोट है, जो म्यूजिक के जो सुर हैं, सारे गामा पा धा नी, इन सुरों की जो फ्रीक्वेंसी जो 432 हर्ट्ज होती थी, 440A कर दी। जो संगीत वाला कोई बैठा हो उसे पता होगा, जितने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से सबकी फ्रीक्वेंसी को 440A पे कर दिया। होता क्या है 440A और 432 में? हमारा जो दिमाग है या जो हमारा शरीर है, इसमें 70% पानी है, और पानी के ऊपर सबसे ज्यादा जो असर होता है वो मैग्नेट और साउंड का होता है। हमारे शरीर पर अगर सबसे ज्यादा असर होगा तो मैग्नेट का और आवाज का होगा। मतलब हमारे अंदर जितनी बीमारियां हैं, केवल आवाज और चुंबक के सही इस्तेमाल से, मैग्नेटिक फोर्स के सही इस्तेमाल से हमारे शरीर को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ आवाज से सही फ्रीक्वेंसी, यानी कि ट्यूमर के सेल्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, यदि ये पता चल जाए और उसकी एंटी फ्रीक्वेंसी उस पर मार दी जाए, तो ट्यूमर 1 महीने के अंदर गायब हो जाएगा, पूरा कैंसर गायब हो जाएगा, बॉडी के अंदर जितनी बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी। हमारे लोगों को रिसर्च करनी आती नहीं है, हमको पता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, संगीत को बदल दिया। ये जो डीजे है ना, आप ध्यान से देखोगे, डीजे का असली काम हुड़दंग मचाना या गाने गाना या संगीत या ब्याह शादी नहीं है। जितने ये इंस्ट्रूमेंट्स लाए हैं बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल के, और जो ये कीबोर्ड लाए हैं, ये असल में आपके दिमाग की जो संरचना है उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि ये व्यक्ति सही से सोच ना पाए, ताकि ये व्यक्ति ठीक से एक्ट ना कर पाए, सही और गलत का निर्णय ना ले पाए। इसके लिए इन लोगों ने ये संगीत वाला गेम खेला। तो उधर से आपके भोजन पर अटैक हो रहा है, उधर से आपके स्वास्थ्य पर हो रहा है, उधर से साउंड पे हो रहा है, इधर से घर के बर्तनों पे हो रहा है, इधर से आपके सामाजिक माहौल पे हो रहा है, चारों सारी चीजों पे अटैक चल रहा है। समझ रहे हैं? ये पैरेलल चलता है। हम सब लोग एक समस्या के समाधान के लिए पागल हुए नारे सड़कों पे उतरे रहते हैं, कभी राजनीति करने चल पड़ते हैं, कभी किसी मुद्दे पर निकलता है, कभी किसी मुद्दे पर। हम पूरी बात तो समझ ही नहीं रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे। तो उस दौरान फिर इन लोगों ने ये काम किया कि इन लोगों को सेंट्रल बोर्ड दे के हमारे वाला एजुकेशन सिस्टम दे दो, साथ के साथ क्योंकि लड़ना पड़ेगा तो इन लोगों को मरवाने के लिए इनके लोग चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध में तो भारत गया था ना इंग्लैंड की तरफ से मरने के लिए, भारत के लोगों को बुला लिया। अब वो कहने लगे कि तुम्हारे देश के अंदर जो है वो सैनिक तो तुम्हारे गए हुए हैं, भूखे मर रहे हैं, तो अनाज दे दो। किसानों ने अपना 2-2 साल का स्टोर किया हुआ अनाज सेना को दे दिया सारा। जैसे अभी आजकल एक आदमी सोना मांग रहा है ना कि घरों का सोना दे दो, पैसे ले लो, मंदिरों का सोना दे के पैसे ले लो, उस वक्त वो अनाज मांगा था उन्होंने। तो किसानों ने सारा अनाज सेना के नाम पर इंग्लैंड भेज दिया, अनाज लोगों का खाली हो गया, स्टोर रखने की पद्धति थी ही नहीं, देश भूखा मरने लगा। तो कहने लगे, तो अखबार में छप गया कि अनाज की कमी पड़ गई।
भारत में कभी अनाज की कमी पड़ी ही नहीं थी, क्योंकि भारत अपने जितनी जरूरत है उससे 10-20 गुना ज्यादा ही उत्पादन हमेशा करता आया है। 2-2 साल का सोच के देखो, हमारे गांव में वो परंपरा तो हमने भी देखी है कि सबका 1-1 साल का अनाज देने के बाद हमारे पास भी फालतू बच गया। तो 2-2 साल का अनाज सबके पास हुआ करता था, उन्होंने वो अनाज हमारा खत्म किया है। जैसे आज के टाइम पर मैं ये इसलिए कंपेयर कर रहा हूं कि इस वक्त भी पूरी दुनिया के अंदर विश्व युद्ध के हालात बने हुए हैं। आप लोगों को लगता है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, आपको तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। असली खेल क्या हो रहा है? जो नई विश्व व्यवस्था में आदमी का फेशियल रिकॉग्निशन करके, आदमी का चेहरा पढ़कर उस आदमी के ऊपर स्पेशल इंडिविजुअल अटैक कैसे करना है, इसकी टेस्टिंग चल रही है। जीपीएस लोकेशन से किसी बिल्डिंग को कैसे उड़ाना है, ऐसी मिसाइलें कैसे बनाए, उसकी टेस्टिंग चल रही है। नई विश्व व्यवस्था में कैमरे का इस्तेमाल कैसे करना है, गाड़ियों को ट्रैक कैसे करना है, मिसाइलों को किस तरह से करना है, समाज के लोगों को किस तरह से कंट्रोल करना है, उसकी टेस्टिंग चल रही है युद्ध के नाम पर। इसी तरह से उस टाइम पर उस वक्त जब हमसे उन लोगों ने अनाज छीन लिया, देश में भूखमरी दिखाई गई, तो भूखमरी के बाद रॉकफेलर फाउंडेशन, ध्यान देना मैं जो बातें बोल रहा हूं आपको ये लगेगा जैसे इस आदमी के दिमाग में 24 घंटे रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड घुसा हुआ है। भाई मैं क्या कह रहा हूं, मैंने रिसर्च करी, मैंने देखा हरित क्रांति कौन लेकर आया, पता चलता है रॉकफेलर फाउंडेशन की रिकमेंडेशन है। आप सबके पास फोन रहा, सर्च करो यार किसकी रिकमेंडेशन थी, रॉकफेलर फाउंडेशन की। ये जो स्वामीनाथन था जिसके नाम पर हम लोग ये अपना एमएसपी वाला फार्मूला है, स्वामीनाथन की लड़की सोमैया स्वामीनाथन WHO की वो थी, डायरेक्टर थी उस वक्त, जिस वक्त ये कोरोना वाला गेम चल रहा था। उसको नोबेल प्राइज क्यों मिला था, उसको कौन सा पद्मश्री मिला था, कुछ एक प्राइज मिला था, क्यों दिया गया था? क्योंकि एमएसपी किसानों की कब्र में आखिरी कील होने वाली है अगर जिस दिन मिल जाए। आपको पता नहीं है ना शायद, ये किसान आंदोलन जो एमएसपी की डिमांड कर रहा है, सिस्टम चाहता है कि ये किसान मांगते रहे एमएसपी। मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी फिलहाल इस वक्त कोटे में कोई है जिसका पीडीएस सिस्टम से वास्ता पड़ता हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, पीडीएस वालों से, कोटे वाला जो राशन वाला है। अब जाते ही आपने सबसे पहले काम करना है, जाते ही, और पूरे देश को बता दो ये काम। नया गेम आया है कोटे में, उसका ना पता हो तो एक नया खाता खुलवा रहे हैं। पता है आप लोगों को, किसी को आप तक पहुंची खबर? हाथ खड़ा करके बताना। नहीं पहुंची? पहुंची है? पहुंची है? इन तक पहुंच गई, उन तक नहीं पहुंची। इसका मतलब आने वाले टाइम में आप तक पहुंच जाएगी। अब मैं पहले बता रहा हूं, ये बात मैंने 3 साल पहले बोली हुई है। क्या तैयारी ये चल रही है कि जैसे आपकी सब्सिडी सीधी खाते में जा रही है, वैसे ही आपकी जो सुविधा है, तेल, दाल, राशन, चावल, अनाज, वो सारा का सारा अब आपको राशन कोटे से नहीं मिलेगा, बल्कि आपको उसके पैसे मिलेंगे और वो पैसे आप दुकान से जाकर के खरीद पाओगे। लेकिन असली खेल क्या है? वो पैसे नहीं दे रहे हैं, वो एक नया खाता खोल रहे हैं। जो खाता जन धन योजना के तहत खुला था, उस खाते का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एक नया खाता खुल रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के तहत, जो डायरेक्ट रॉथस्चाइल्ड के अंडर में है। सीबीडीसी कहने को वो आरबीआई के अंडर है। सीबीडीसी का एक खाता खुल रहा है। यही खाता बिना खाता खुले ये वाली सुविधा आज से 3 साल पहले नंबरदारों को दी थी। नंबरदारों के मोबाइल पे एक टेक्स्ट मैसेज आया था, वो मैसेज लेके वो एक बताई गई दुकान पर गए थे। उस दुकान से जाकर 9,000 रुपए की कीमत का एक फोन मिला था। कोई है यहाँ नंबरदार जिसको फोन मिला हो? पता हो जिसको? पता है वो मिला था ना? पता होगा सरपंच साहब, मिला था। और जिनको पता है वो इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ बैठे हैं वो लोग जिनको मालूम है।
बेटी को मिला था, हाँ नंबरदार थी वो। हाँ, तो मतलब क्या हुआ कि एक मोबाइल पर एक मैसेज आ रहा है और आप एक बताई हुई दुकान पर जा रहे हो और वहीं से मिलेगा, दूसरी दुकान से नहीं मिलेगा। वहां जाकर सिर्फ अपना मैसेज दिखाना है, वो उसको क्लिक करेगा, उसको क्लिक करते ही आपको मोबाइल मिल जाएगा। आपको लगेगा उस मैसेज की कीमत 9,000 रुपए है कि नहीं? फिर क्योंकि वही फोन आप अपनी जेब से निकाल कर देते हो तो 9,000 रुपए लगते हैं, वही फोन उस डिजिट में आ गया तो आपको लग रहा है कि इस डिजिट की कीमत और उस 9,000 रुपए की कीमत बराबर है। इसी तरीके से अभी उन कोटे में राशन लेने वाले लोगों को बोल रहे हैं, 85% लोगों को राशन देने के पीछे दो बड़े षड्यंत्र हैं। पहला षड्यंत्र यह है कि एफसीआई के पास लगभग 200 मिलियन टन का अनाज होता था हर साल स्टोर, कि 2 साल भी युद्ध हो जाए, 2 साल भी महामारी आ जाए, 2 साल सूखा पड़ जाए, 2 साल बाढ़ आ जाए तो देश में अनाज की कमी कभी नहीं होगी। तो 80% लोगों को अनाज खाम खाई बांट के बटा हुआ दिखा के कि गोदाम से आ गया है, जो इंडिपेंडेंट गोदाम की जो कैपेसिटी थी उसको खाली कर दिया गया है। और अब जो नए गोदामों को अलॉटमेंट हुई है, 13-14 कंपनियों को अब ठेका मिला है, सारी की सारी कंपनी अडानी की है। यानी अब सारा अनाज इंडिपेंडेंट गोदामों में नहीं है, अब सारा गोदाम अडानी के पास है। इधर से बारिश के ऊपर बिल गेट्स ने राइट्स ले लिया है। इंडिया में बारिश कौन करवा सकता है, इसके अधिकार बिल गेट्स ले चुका है। आर्टिफिशियल रेन का जो ड्रामा चला था ना, इसके ऊपर, यानी बारिश होगी कि नहीं होगी, कहां होगी, कितनी होगी, ये बिल गेट्स तय करेगा। समझ रहे हो? यहां से किसानों के फ्यूचर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो भैया मेरी गलती नहीं है। अब कोटे वाले लोगों को कहा जा रहा है कि नया खाता खुलवाओ, उसमें पैसा आएगा, ऐसी आसपास की 10-20 दुकानें हैं, किसी पे भी वो मैसेज दिखाओ और आप राशन वहां से ले लो। अब बंदा सोचेगा यार राशन मिल ही रहा है, दुकान पे तो मिलने लग रहा है अब गेहूं, आटा, चावल, तो क्या दिक्कत है? तो लोग सीबीडीसी के अंदर घुस जाएंगे। उस सीबीडीसी के अंदर सिर्फ स्कोर आता है, उसमें ई रुपया आता है, ई रुपया। रुपया का नाम बदलकर, भारत की करेंसी केवल भारतीय रुपया है, अब उसको बदल के ई रुपया कर रहे हैं, जिसका नाम क्रेडिट स्कोर है। बाद में इसका नाम सोशल क्रेडिट स्कोर करने वाले हैं। तभी आपको सिविल स्कोर बताया जाता है। सिविल स्कोर को ही क्रेडिट स्कोर बनाया जाएगा, उस क्रेडिट स्कोर को ही सोशल क्रेडिट स्कोर बनाया जाएगा, और उसके बाद आप सब लोगों की ऊर्जा को हार्वेस्टिंग उसी सोशल क्रेडिट स्कोर से होने वाली है, जिसमें आपको पेड़ लगाने के कार्बन क्रेडिट मिला करेंगे, पेड़ काटने का कार्बन क्रेडिट कटा करेगा। डीजल की गाड़ी चलाने का कार्बन क्रेडिट ज्यादा कटेगा, पेट्रोल की गाड़ी का कम कटेगा, सीएनजी का कम कटेगा। आप टोल से जाओगे तो क्रेडिट ज्यादा कटे, टोल का क्रेडिट अपने आप कटेगा। गाड़ी स्टार्ट होएगी, क्रेडिट चालू हो जाएगा, क्योंकि आने वाली गाड़ियों में जीपीएस एनेबल्ड फास्टैग वाली जो प्रक्रिया है, जीपीएस एनेबल्ड है। जितने किलोमीटर चली, नेशनल हाईवे पे चली, इस रेट से कट जाएगा, छोटी गली में चली, इस रेट से कट जाएगा, आपका पैसा इसे कटेगा। अभी लगता है आप लोगों को कि बड़ी दूर की बात कर रहे हैं, बड़े आगे की है, पता नहीं होगा, लेकिन ये जो आज हो रहा है, ये बात आज से 4 साल पहले बोली हुई है। अब आपका पीडीएस के अंदर ये अकाउंट आ गया। अब इसमें क्या होता है कि जिस पर्पस के लिए हम लोग बता रहे हैं, उसी दौरान जब रॉकफेलर फाउंडेशन की बात चल रही थी, तो आपका हेल्थ सिस्टम WHO किसने बनाया? रॉकफेलर फाउंडेशन ने। तो जो एमबीबीएस पढ़ने वाले बच्चे सिलेबस किसका पढ़ते हैं? जो वो कर रहा है। हरित क्रांति किसकी? रॉकफेलर फाउंडेशन की। अच्छा भाई, साउंड के ऊपर कंट्रोल किसका? रॉकफेलर फाउंडेशन का। हथियारों के ऊपर कंट्रोल किसका? पूरी दुनिया में हथियारों की तस्करी करने का काम, बनाने का काम, बेचने का काम रॉकफेलर फाउंडेशन करता है। नाम अमेरिका के आता है। यदि जीडीपी का आंकड़ा चेक करना हो आपको, तो आप पता करोगे पूरी दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध से पहले 20 साल पहले अमेरिका और इंग्लैंड टॉप के 15 देशों में कहीं भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध होता है, अमेरिका टॉप के 4 देशों में, विश्व युद्ध खत्म होता है, अमेरिका दुनिया के पहले नंबर। ये तो मैंने अपनी किताब के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ ना डिटेल में, सारा का सारा। तो कहने का मतलब क्या हुआ
कि अब उन्होंने हमारे दिमाग क्या सोचेगा इस बात की टेस्टिंग, इस बात का कंट्रोल चालू कर दिया। अब इस पूरे खेल को समझने के लिए आपके पास कितनी समझ है, कितना बड़ा खेल है ये, मतलब कितना टाइम आप इस पे दे पाएंगे, खुद कितने रिसर्च कर पाएंगे, ये देखने वाली बात हो। अभी फिलहाल जो आपको करना है, ये मैंने आपको आउटलाइन दी है, इसको लाइन को पूरा करेंगे हम कि ये लाइनें कहाँ से चली, कहाँ खत्म होंगी, कब, कैसे इससे निजात पाई जाएगी, इससे छुटकारा कैसे पाया जाएगा, उससे पहले इसको समझ लेते हैं हम। आपको अभी जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि आपके पास कोई भी सवाल है अगर, तो वो नोट करके रखिएगा, अपने STL में से किसी को भी दे दीजिएगा, और जो अपने साथी हैं वो यहाँ जो भी बैठा होगा उनको पकड़ाते रहना, वो इकट्ठा करते रहेंगे। सवाल छोटी पर्ची पर नहीं लिखना, बड़ी पर्ची पर लिखना है। बड़े मतलब आधा पन्ना तो कम से, यार संभालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, पूरे पन्ने पे होगा तो बहुत बढ़िया होगा। दूसरा, इस 3 दिन में हम सब लोग मिलकर के इस पूरी व्यवस्था को चलाएंगे, हम सारों के ही ऊपर जिम्मेदारी है। अभी फिलहाल जो है मुझे इशारा हुआ है कि आप सब लोग बहुत दूर दूर से भी कुछ लोग आए हैं चल के, तो आपको पहले खाना खिला देते हैं। खाना खिलाने के बाद फिर हम देखेंगे कि कितनी देर और बैठ सकते हो, कितना और झेल सकते हो, कितना और सुन सकते हो। इस ट्रेनिंग को इतना ऐतिहासिक बनाने के लिए आप सबका मैं अग्रिम धन्यवाद कर रहा हूं। एक बार जोर से अपनी उपस्थिति दर्ज करा देंगे। भारत के ओंकार है, भारत के ओंकार है। एक बार वो दहाड़ सीख लो, अगर आपको नहीं आती है तो। 2 बार बोलने के बाद, जब जय हिंद के बाद जब हम 1 लाख लोग इस दहाड़ को दोहराएंगे तो कैसा होगा। एक बार तो अपना पूरा जोर लगा के बोल के दिखाइए, भारत के ओंकार है। ये इस तरह की आवाज जब एक साथ आएगी, और उसके बाद जब हम आखिर में जब हम करेंगे तो सामने वाले को जिस तरह से बोलते हैं ना, मतलब अंदर से आना, मेरा गला बैठा हुआ बैठ जाएगा, नहीं तो ज्यादा जोर लगाऊंगा तो। भारत के ओंकार है, जोर जुल्म की टक्कर में हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। जय हिंद। अब आप भोजन कर लीजिए। गले की मालिश करनी है, बिजोराम भाई ऊपर खर्ची है आपको जड़ अभी नहीं बात में पैसे बात चिल्ला रहे हो बहुत ही साफ चल बड़ा खराब करो 3-4 दिन पहले और मुझे चंडीगढ़ दो दिन पता चल गया शिमला गए थे रात में मिला ले इसको वैसे से तो आराम पता चले थे यार ये तो